हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। माई सेल्फ अमित महाजन एंड वेलकम यू ऑल ऑन दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। यकीनियंस कैसे हैं आप सब लोग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सर गुड इवनिंग नहीं, अब है गुड आफ्टरनून। यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। गुड आफ्टरनून एवरीवन। जी नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है भाई आप सब लोगों के। हेलो सर, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून भाई, गुड आफ्टरनून। राधे राधे जी, राधे राधे। और सुनाओ। बच्चे कह रहे गुड इवनिंग इस कारण बोला क्योंकि आपको लक्ष्यांश की आदत पड़ी हुई है। एब्सोल्युटली राइट। और पिछले साल जब यकीन 2.0 था तब गुड मॉर्निंग था, तो गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग की आदत के बीच में अब आदत डालनी पड़ेगी गुड आफ्टरनून की हमें। यस यस यस, एब्सोल्युटली राइट। गुड आफ्टरनून जी, बिल्कुल बिल्कुल। क्या हालचाल आप सब लोगों के। होप सो आप सब लोगों ने जिस एंथुजियाज्म से क्लास स्टार्ट की है, इट्स इनक्रेडिबल यार, है ना। आज रिकॉर्ड्स का दिन है हमारे पूरे पीडब्ल्यू के लिए, सुबह से लेके शाम तक। एंड यू आर कीपिंग अप द मोमेंटम विच इज वेरी वेरी नाइस। अपने आप में ही यार तीसरी क्लास लेना टफ काम है भाई, ये टफ काम है, बट यू पीपल आर कीपिंग अप विद द पेस। आई मीन दैट इज इनक्रेडिबल। फर्स्ट डे जरूर है, ठीक है, बट कभी कभी होता है ना ये वन डे और डे वन, ये डे वन जरूर है, बट वन डे ऐसा भी आएगा अगर आप इस मोमेंटम को कैरी फॉरवर्ड करके रखेंगे तो डेफिनेटली वो एक दिन भी आएगा जब आपको ये क्लासेस लेने के नहीं, साक्षात दर्शन करेंगे हम आप सब लोगों के और रिजल्ट सेलिब्रेशन में मिलेंगे। मैं एक बार फिर आप लोग सब लोगों को बता देता हूं, मेरा नाम है अमित महाजन सर, है ना। यस, यहां पर साइड में कहीं लिखा ही होगा। Yes, it's written over there. It's been 2 decades, लगभग 2 दशक हो गए हैं हमें केमिस्ट्री पढ़ाते हुए, ठीक है। कंप्लीट केमिस्ट्री पढ़ाते हैं हम, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, ठीक है। लास्ट ईयर यकीन 2.0 में मैंने फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाई थी, यकीन 3.0 में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाई थी। आई एम वेरी इलेटेड, है ना, बहुत मेहनत के बाद ये शब्द निकल रहे हैं, एक्सट्रीमली इलेटेड के जो पढ़ाया वही आया वे। सारी फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस जो हैं वो हमने क्लास में डिस्कस किए हुए थे। वो क्वेश्चन या सिमिलर क्वेश्चन हो सकता है, 2 ग्राम की जगह 5 ग्राम वाला क्वेश्चन आया हो, और यहां ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी सेम क्वेश्चंस हमने क्लास में डिस्कस किए हुए थे। सो इट्स एन ऑनर कि इतनी मेहनत के बाद ये सब चीजें कहने का मौका मिल रहा है। एंड क्लास में बहुत सारे बच्चों ने लास्ट ईयर हमारे साथ मेहनत करी थी, उसका रिजल्ट भी आपको बस थोड़े दिनों की बात है, आपको देखने को जरूर मिलेगा रिजल्ट सेलिब्रेशन में। देयर आर n नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वेयर n इज इन थाउजेंड्स, जिन बच्चों ने लास्ट ईयर पढ़ा है हमसे यकीन 2.0 में, और उनका सिलेक्शन भी इस साल हो गया है। हां, टीचर के साथ साथ बच्चों की भी बहुत ज्यादा मेहनत लगती है यार। हम लोग तो सिर्फ 20 और 25% है आपकी प्रिपरेशन का, आप 20% से भी लेस मान के चल सकते हैं, बट जो बच्चा अपना मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड करता है, डे 1 हो या 1 डे हो, उसके बीच में डिफरेंस नहीं रखता है, मेहनत जारी रखता है, तो डेफिनेटली वो सेलेक्ट भी होता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया लगभग 2 दशक हो गए हैं पढ़ाते हुए, और बहुत सारे नेशनल इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाया यार हमने ना, ठीक है। चाहे आप किसी भी नेशनल इंस्टीट्यूट का नाम लेंगे, वहां पर हमने एज ए टीचर, एज ए फैकल्टी, एज एन HOD केमिस्ट्री का पढ़ाया ही पढ़ाया, ठीक है। बहुत सारे अच्छे अच्छे रैंक्स को भी पढ़ाया, चाहे ऑल इंडिया रैंक 2 हो, ऑल इंडिया रैंक 9, 2 बार पढ़ा चुका मैं ऑल इंडिया रैंक 9, ऑल इंडिया रैंक 24, वो तो लास्ट ईयर का आपका लक्ष्य का ही स्टूडेंट था, दैट इज सैमुअल हर्षित, ठीक है। उसके बाद 59 है, 92 है, एंड देयर आर n नंबर ऑफ रैंक्स जो हमने पढ़ाए हैं। बट फिर मैं वही कहता हूं कि ये सब बच्चों की भी उतनी ही मेहनत है, अकेले टीचर के करने से या अकेले बच्चे के करने से कुछ नहीं होता है, जब दोनों एक साथ मिलते हैं तभी जो है ये संगम बनता है, ठीक है। जी 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 जी। आइए 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 आइए। कुछ चीजें जो आपको पता होनी ही चाहिए, ऑल्दो ये फर्स्ट क्लास है, बट आपको जरूर पता होना चाहिए वन थिंग कि सर लास्ट ईयर हम सेलेक्ट क्यों नहीं हो पाए थे, है ना। देयर हैज टू बी सम रीजन। देखिए, हम अपनी गलतियों को अगर पहली बात तो मानेंगे नहीं,
दूसरी बात, उन्हें सुधारेंगे नहीं तो फिर उनके ऊपर काम कैसे करेंगे? सबसे पहले होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए व्हाट वेंट रॉन्ग। अगर उसको ही एनालाइज नहीं किया हमने, ठीक है, तो फिर काहे का इंप्रूवमेंट, फिर काहे का सिलेक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि व्हाट वेंट रॉन्ग। उसके बाद छोटी छोटी चीजें हैं, लाइक कि हम इस साल और क्या क्या करने वाले हैं आपके लिए। देखिए, क्लासेस तो रेगुलरली होनी ही होनी है लाइव, उसमें पढ़ाया तो जाएगा ही जाएगा, कंप्लीट थ्योरी पढ़ाई जाएगी, न्यूमेरिकल्स कराए जाएंगे, बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कराए जाएंगे। सिर्फ सिंगल चॉइस क्वेश्चन पर ही बेस नहीं रहती है हमारी क्लास। जो बच्चे हमसे पढ़े हैं वो जानते हैं, ठीक है, कि हम बहुत सारा असर्शन, रीजनिंग और स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन भी कराते हैं क्लास में, लाइव में भी और रिकॉर्ड जब रिवीजन हुआ था तब भी, ठीक है। और फिर चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, मैटर एंड इट्स क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे और एटम, मॉलिक्यूल्स एंड आयंस के बारे में भी पढ़ेंगे, आज ही पढ़ेंगे, ठीक है। बट सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि लास्ट ईयर आपकी सिलेक्शन का रीजन क्या था ऐसा जो आपकी सिलेक्शन को रोक पाया, है ना। क्या ऐसा हुआ कि आप सिलेक्ट नहीं हो पाए? देखिए, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो शायद इस कैटेगरी से लाई करते हो, है ना। मैं भी जब 12th तक था ना यार, ऑलमोस्ट 12th के एंड तक मुझे किसी कंपटीशन एग्जाम के बारे में पता ही नहीं था। सच बात यही है, बस 12th के एंड में आते आते दोस्तों ने बोला क्लास में कि यार कोई फॉर्म्स होते हैं वो भरने होते हैं, उन्हीं से आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है। मुझे खुद ही 12th के एंड में पता चला था। तो ऐसा हो सकता है आप भी किसी ऐसे घर से बिलोंग करते हो जहाँ पर शिक्षा का उतना प्रकाश प्रीवियस जनरेशन्स में चाहे उतना ना रहा हो। तो इसी कारण क्या होता है, लैक ऑफ नॉलेज के कारण। हालांकि ज़माना बदल गया है, आजकल यूट्यूब है, गूगल है, बट स्टिल मैं मानता हूं कि शायद अभी भी भारत के हर कोने में कहीं ना कहीं कुछ ऐसे बच्चे ज़रूर पाए जाते रहते होंगे जिनको कोई गाइडेंस देने वाला ही नहीं था, कोई बताने वाला ही नहीं था क्लास 11th के शुरू में कि बेटा ऐसे पढ़ाई करनी होती है अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो ठीक है। इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना होता है, इन चीज़ों पे कम ध्यान देना होता है। क्वेश्चन जो है सिंगल चॉइस आते हैं या असर्शन रीजनिंग आते हैं या प्रैक्टिस करनी होती है या पढ़ाई कैसे करनी होती है। सो आई बिलीव कि ऐसे शायद मेरे जैसे कुछ ऐसे बच्चे ज़रूर रहे होंगे, ठीक है। तो अगर कोई गाइडेंस नहीं थी तो कोई बात नहीं है यार, अब आपके पास गाइडेंस के रूप में यकीन 2.0 के सारे बेहतरीन टीचर्स आपके पास अवेलेबल हैं। अगर ये रीज़न था तो कोई ऐसी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बट अब आपको करना क्या पड़ेगा कि ये टीचर्स जो भी बता रहे हैं, हर एक सब्जेक्ट के पर्टिकुलर टीचर्स, इनको फॉलो ज़रूर करना पड़ेगा। अगर आप इन बातों को फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है, और आप अगर इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो मेहनत बहुत ज़्यादा लगेगी। देखिए, आपको उन लोगों से भी compete करना है जो लास्ट ईयर कहीं ना कहीं पर कोचिंग ले रहे थे, उनके पास थोड़ा सा नॉलेज अभी है और वो आपसे थोड़ा सा आगे हैं, ठीक है। इस बात में कोई दो राय नहीं है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आज आप पीछे हैं तो पूरा साल आप पीछे ही रहेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अपने टीचर्स की बात सुनिए, ठीक है, उनकी बातों को समझिए, उनको अप्लाई करिए, ठीक है। उसी से सारी चीजें जो हैं वो बनती जाएंगी और आप डेफिनेटली एक्सेल कर सकते हैं। एक साल बहुत सफिशिएंट समय होता है किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। नीट के लिए तो डेफिनेटली सफिशिएंट है, ठीक है। तो ये डेफिनेटली पता होना चाहिए। नेक्स्ट है लेस सपोर्ट फ्रॉम फैमिली। होता क्या है यार, कभी कभी ना, मतलब कि बहुत सारे जब ऑफलाइन पढ़ाते थे तो बहुत सारे पेरेंट्स आते थे और वो कहते थे कि सर हमारे पास तो ना साइंस थी ही नहीं, या सर हमारे पास साइंस थी भी तो हम, मतलब कि हमें तो 10th तक ही आता है, 11th 12th की चीज़ें समझ नहीं आती हैं, या हम इतने पढ़े लिखे ही नहीं हैं। अरे भाई, अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, चाहे आपके पास साइंस थी, आपको साइंस समझ आती है, नहीं आती है, या आप इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, अरे बच्चा घर पे बैठा हुआ है आपके पास, कम से कम उसे मोटिवेट तो कर सकते हो यार। ये तो हर कोई पेरेंट कर सकता है ना, ये तो मैं भी कर सकता हूँ, ये तो आप भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर वो कोई अच्छा काम कर रहा है, सुबह से लेकर शाम तक क्लास लेना कोई आसान काम नहीं है, ठीक है। ये बात माननी पड़ेगी पेरेंट्स को भी। तो अगर बच्चा सुबह से लेकर शाम तक रोज क्लास ले रहा है, रिवाइज कर रहा है, डीपीपी सॉल्व कर रहा है, तो शाम को उससे 2 मिनट बात जरूर करिए, बेटा आज तेरी क्लास कैसी गई, कल का तू रिवाइज करके गया था कि नहीं गया था, क्या तूने डीपीपी सॉल्व करी, क्या बेटा नेक्स्ट जो टेस्ट आने वाला है क्या आप उसके बारे में तैयारी कर रहे हो। ऐसा तो नहीं है कहीं आप टेस्ट के लिए तैयारी कर रहे हो, उससे
दो चार प्यार की बातें करो यार। सिर्फ और सिर्फ कोचिंग में एडमिशन करवा देना ही पेरेंट्स का धर्म नहीं है। पूरे साल जब भी बच्चा मोटिवेटेड रहे तो उसकी पीठ थपथपाना, अगर वो थोड़ा लो डाउन फील कर रहा है तो उसके हाथों को पकड़ के कहना कोई बात नहीं बेटा तू कर सकता है। और सच्ची बात बताऊं, नीट कोई ऐसा बहुत बड़ा एग्जाम है भी नहीं यार, ठीक है। नंबर जरूर बढ़ रहा है इसमें, आई एग्री विद दैट, ठीक है, बट कोई ऐसा बहुत बड़ा एग्जाम नहीं है कि इसके लिए कोई बच्चा ना कर पाए अगर वो अपना बेस्ट दे सकता है। तो अगर हम क्लास में बच्चों को मोटिवेट करते हैं तो आपका भी काम यही है कि अगर कभी वो थोड़ा लो फील करे तो उनसे प्यार से बात करिए, उनको हक करिए, उन्हें प्यार से समझाइए। कोई बात नहीं, अगर इस टेस्ट में नंबर थोड़े कम आए हैं तो और मेहनत करेगा तो अगले बार और अच्छे आ जाएंगे, ठीक है। थोड़ा उन्हें प्यार से बात करिए। ईच एंड एवरी वन स्टूडेंट हैज ए पोटेंशियल। इट्स ऑल अबाउट कि टीचर और पेरेंट्स मिलकर उस पोटेंशियल को कितना एक्चुअलाइज कर पाते हैं, ठीक है। अगर कभी कभी कोई बच्चा सही ट्रैक पे नहीं है, ठीक है, क्लास प्रॉपर नहीं ले रहा है, तो डेफिनेटली उसको थोड़ा सा आप सही ट्रैक पे लाने के लिए थोड़ा सा उसको डांट भी सकते हैं। बट डांटने का मतलब ये नहीं है कि सारा दिन डांटते ही रहें। थोड़ा सा डांटिए, थोड़ा उसके पास बैठिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारा बच्चा बड़ा ना चंचल है, क्लास देखता है थोड़ी देर और उसके बाद थोड़ी देर बाद क्या हो जाता है, गायब हो जाता है, तो भाई घर पे मम्मी है, पापा है, भैया है, दीदी है, कोई चाचा मामा भूआ दादी कोई तो होगा, उनको उसके पीछे बिठा दीजिए कि बेटा ये जैसे दीदी को बोल दिया कि ये क्लास लेगा, बस ये देखना कि ये क्लास रेगुलरली लेता रहे और साथ साथ नोट्स बनाते रहे। फैमिली का सपोर्ट इस पूरे एक साल में बहुत ज़्यादा चाहिए, बहुत ज़्यादा चाहिए। मतलब कि ये अभी सारे बच्चे ना एक्साइटेड स्टेट में, हम केमिस्ट्री में पढ़ाते हैं, और एक्साइटेड स्टेट क्या होती है, अनस्टेबल होती है। ये कभी ना कभी एनर्जी लूज करके ग्राउंड स्टेट में आएंगे। तब घर वालों का काम है इनको बताना कि तुम में वो शक्तियां हैं और तुम कर सकते हो, बस थोड़ा सा पीछे से पुश देने की जरूरत है। जैसे वो कहते हैं ना, हनुमान जी भी कभी कभी अपनी शक्तियां जो है वो भूल जाते थे, ठीक है, तो उनको याद दिलाने के लिए कि वाकई वो हनुमान जी है, ठीक है, उनको जामवत जी याद दिलाते थे। तो इसी कारण फैमिली और टीचर का यही काम है कि वो हम सब लोग जामवत हैं। हनुमान तो वही है जो इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, उन सब में शक्तियां। मेरा हमेशा ये मानना है कि आप में वो इनर पोटेंशियल है, बस उसको एक्चुअलाइज कैसे किया जा सकता है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। जैसे मेरा लाइफ का एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, लगभग 10 साल पुरानी आपको बात बता रहा हूं। एक नेशनल इंस्टीट्यूट में मैं था, एक बच्ची आई एडमिशन के लिए, ड्रॉपर बैच के लिए ही आई, ठीक है, एंड उसके पेरेंट्स भी साथ में आए हुए थे। तो उसके फादर ने बोला कि हम सारे टीचर से मिलना चाहते हैं, ठीक है। तो हमें भी रूम में बुलाया गया। आई स्टिल रिमेंबर इट, मैं कहाँ पे खड़ा था, उसके फादर कहाँ बैठे हुए थे, एंड ऑल दैट स्टफ, इट्स ऑल इन माई माइंड राइट नाउ। मैं बिल्कुल आंख बंद करके उस मोमेंट को रिकॉल कर सकता हूँ, ठीक है। तो ऐसे ही बात करने लगे। मैंने बोला कि जो मैं आज आपको बातें बोल रहा हूँ वही 10 साल पहले भी हम बोलते थे, ठीक है, कि इस बच्ची ने नंबर बताए, नंबर बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं थे, शायद उस समय उसके सिर्फ 100-125 नंबर आए थे मेरे ख्याल से, जितना मुझे याद आ रहा है, ठीक है। तो मैंने बोला कि अगर ये बच्ची मेहनत करेगी, अपने पोटेंशियल को एक्चुअलाइज करेगी, तो डेफिनेटली अगले साल सेलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो उसके फादर जो थे उनको ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। उन्हें बोला कि ये सर आप कैसी बातें कर रहे हो। उस समय जो कट ऑफ हुआ करती थी, अप्रॉक्सीमेटली बता रहा हूँ, रफ आइडिया जितना मेरे को याद आ रहा है, मेरे ख्याल से 550 550 के आसपास नंबर थे। अगर उस समय जो कि कट ऑफ के आसपास होते थे, उस समय कोई ना कोई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाता था, ठीक है। तो कहाँ 125 नंबर, कहाँ 550 नंबर, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि सर आप, मेरे को लग रहा है कि आप हमें बैच को सेल करने के लिए, ठीक है, ये बातें बोल रहे हो, ये कर सकती है, ये कर सकती है, ये कर सकती है, ठीक है, अब मुझे तो नहीं लगता कि ये कर सकती है। तो मैंने बोला कि सर अगर आप, हर एक बच्चे में पोटेंशियल तो है, अगर आप ही उनके सामने बैठ के ये बातें करोगे, वो बच्ची वहीं पे बैठी हुई थी, ठीक है, आप ही उनसे ऐसी बातें करोगे, तो मुझे डेफिनेटली लगता है कि ये बच्ची कभी भी कुछ नहीं कर पाएगी। तो और ज़्यादा ऑफेंड हो गए कि एक टीचर होके पेरेंट के बारे में बात कर रहा है बच्ची के सामने। मैंने कहा कम से कम उसको मोटिवेट नहीं कर सकते तो आप डीमोटिवेट तो मत करिए, ठीक है, कम से कम उसको हाई मोमेंटम में तो रखिए, उसको ये तो बोलिए कि हाँ बेटा तुम कर सकते हो। और हमें भी यही बोलिए कि ये कर सकती है। अगर ये नहीं कर सकती है तो फिर इसका एडमिशन ही क्यों करा रहे हो? अगर आपको इतना ही विश्वास हो गया है कि ये बच्चा कर ही नहीं सकता, तो देन व्हाई आर यू मतलब पुटिंग इट ओवर हेयर ना, मतलब कि आपका भी टाइम वेस्ट है, मनी वेस्ट है, एनर्जी वेस्ट है, बच्चे की भी और हमारी भी, ठीक है। एंड वो बात दौड़ा था, मतलब कि कन्फर्टेशन के ऊपर हमारी एंड हुई, ठीक है।
पूरा साल वो बच्ची मेरे पास थी, थोड़ा टेंशन ज्यादा हो जाती है ऐसे बच्चे की, क्यों? क्योंकि जब आपका स्टार्ट ऐसे नोट पे होता है तो अब आपको लगता है और बेस्ट करना है, और बेस्ट करना है, और बेस्ट करना है, और बेस्ट करना है, ठीक है। करते 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 एक ऐसा समय आया जब अगले साल सिलेक्शन हुआ, रिजल्ट आया, उस बच्ची का सिलेक्शन हुआ। उसने उस समय किया था, अब तो एमबीबीएस कंप्लीट हो चुकी है उसकी, वो कंप्लीट किया उसने एमबीबीएस एम्स पटना से, हाँ आई रिमेंबर इट करेक्टली, एम्स पटना से। अब तो उसका एमबीबीएस कंप्लीट हो चुका है। तो हर एक बच्चा, चाहे जिसके मार्क्स आज की डेट में कम क्यों ना हो, वो डेफिनेटली एक्सेल कर सकता है, बट आपको अपना पोटेंशियल एक्चुअलाइज करना पड़ेगा फॉर श्योर, ठीक है। अगर बाय चांस कोई हेल्थ इश्यूज थे, यानी कि पूरा का पूरा साल, देख हेल्थ इश्यूज भी दो प्रकार के हैं, एक तो है कि आपको कोई फिजिकल हेल्थ इशू रहा, पूरा साल रहा, ठीक है, देन इट्स ए डिफरेंट इशू ऑल टुगेदर। बच्चा अपना बेस्ट नहीं दे पाता है उस केस में, डिस्पाइट जितनी मेहनत करने की देखो वो कोशिश करेगा, उतना ज्यादा रिजल्ट नहीं आ पाता है, दैट इज फॉर श्योर, ठीक है, फॉर श्योर। बट अगर आपके हेल्थ इश्यूज थे कि आपको सारा साल तो आपने पढ़ाई करी, बट लास्ट के 1 डेढ़ 2 महीने में खाना पीना छूट गया, नींद प्रॉपरली नहीं ले पाते थे, नौजिया होता था, हेडेक होता था, वॉमिटिंग होती थी, ठीक है, इट शोज कि आप कहीं ना कहीं मेंटल प्रेशर जो है आपका उतना ज्यादा आप हैंडल नहीं कर सकते हैं। उसी के कारण आपको लगता है कि लास्ट 1.5-2 महीने के कारण ही आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया, नहीं तो शुरू के 7-8-10 महीने आपने खूब मेहनत करी थी, ठीक है। दैट शोज कि आप कहीं ना कहीं आपका वो मेंटल पोर्शन जो है वो कहीं ना कहीं आपका वीक है, आपको प्रेशर हैंडल करना नहीं आता है, ठीक है। तो उस एस्पेक्ट पे भी काम करिए। मैं भी थ्रू आउट द क्लास बहुत सारी ऐसी चीजें बताऊंगा फॉर श्योर, जिसके कारण आपका जो मेंटल लेवल है वो इंक्रीज हो पाए, आप प्रेशर को कैसे हैंडल कर सकते हैं उनके बारे में कर पाए, ठीक है जी। नेक्स्ट, देखिए ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि पता चले जी क्लास शुरू हुई है और क्लास शुरू होते ही आप में लैक ऑफ डिसिप्लिन है। क्लास शुरू होती है और उसके बाद ही 15-20 मिनट, आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा देखा और उसके बाद गायब हो गए, और फिर सोचा कि शाम को करेंगे, ना वो कभी शाम आती है, ना वो कभी कल आता है, ना वो कभी रात आती है, ठीक है। अगर ऐसे आप हैं तो आपको बहुत ज्यादा सुधार की जरूरत है। आपका सिलेक्शन एक ही चीज करा सकती है, दैट इज कंसिस्टेंसी, कि दुनिया इधर की उधर हो जाए, ठीक है। आपको क्लास, आज की क्लास लेनी ही लेनी है, तीनों सब्जेक्ट की क्लास लेनी है, नोट्स बनाने ही बनाने हैं, रिवाइज करना ही करना है, ठीक है। जब तक आप में इतना कमिटमेंट नहीं आएगा, आप देखेंगे कि वो प्रॉब्लम्स आपके साथ हमेशा परसिस्ट करेंगी ही करेंगे, ठीक है। और बैकलॉग का तो ऐसा है कि आप एक लेक्चर का बैकलॉग बनाइए, सिर्फ एक लेक्चर का, आपको पता भी नहीं कब चलेगा कि ये कब ये एक चैप्टर का हो गया, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब ये पूरे के पूरे एक पोर्शन का हो गया, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब ये एक सब्जेक्ट का हो गया, आपको पता भी नहीं चलेगा कि जैसे ही एक सब्जेक्ट में फिर ये दूसरा सब्जेक्ट भी इंक्लूड होता जाएगा, तीसरा सब्जेक्ट भी इंक्लूड होता जाएगा। तो ये तो इसकी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है भाई बैकलॉग की, ठीक है। बैकलॉग को रिमूव करना जितना टफ है, बैकलॉग क्रिएट करना उतना ही आसान है, ठीक है। ऑल यू हैव टू डू, बस एक दिन क्लास छोड़ के देखो, बस एक दिन, जस्ट गिव मी 1 डे एंड देखना ये कैसे इंक्रीज होता हुआ जाएगा, ठीक है। सो मेक श्योर करिए दुनिया इधर की उधर हो जाए, ठीक है। आपको बैकलॉग नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। कई जाने कह रहे हैं हाँ सर टीचिंग स्टार्ट कर दीजिए, पूरा साल पढ़ाना ही है बेटा, पूरा साल पढ़ा, मुझे पता है काफी एक्साइटेड स्टेट में आज पहली बार थोड़ा ले रहे हैं यकीन 2.0, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपने टेस्ट कम दिए हैं या आपने प्रैक्टिस कम करी है, बेसिकली ये दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, इवन बैकलॉग भी इसी से रिलेटेड है। जब हमारा बैकलॉग होता है डेफिनेटली क्या होता है, हम उतनी अच्छे तरीके से तैयारी नहीं कर पाते, तैयारी नहीं कर पाते तो उतने अमाउंट ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर पाते, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर पाते तो टेस्ट नहीं दे पाते, एंड दीज ऑल 3 आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। अगर इनमें से कोई ना कोई कमी है, उसका सबसे पहला स्टेप यही है कि बैकलॉग मत होने दो, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, प्रैक्टिस अच्छे तरीके से करो। क्लास के अंदर, डीपीपीस के अंदर, होमवर्क के अंदर इतनी सारी चीजें मैं करा दूंगा कि आपको कोई और एक्स्ट्रा बुक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट हाँ, उन क्वेश्चंस को करना आपने ही है ऑन द एंड ऑफ द डे। मेरे कराने के बाद भी मैंने क्लास के अंदर अगर 10 क्वेश्चन करा दिए हैं, जब आप रिवाइज कर रहे हैं पहली बार, तो उन 10 क्वेश्चन को खुद करके देखें। और 10 में से मान लो आपको लगे यार ये क्वेश्चन भी बहुत आसान था, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी
हो गया, ये भी हो गया। यार ये ऐसे दो क्वेश्चन हैं जो मेरे को फ्यूचर में भी कभी जो है वो परेशान कर सकते हैं, तो उन पे स्टार लगा के रखो। यानी कि जब नेक्स्ट टाइम रिवीजन करोगे तो इन दो क्वेश्चंस को तो करना ही करना है, ठीक है, करना ही करना है जी, बिल्कुल। नेक्स्ट, एड ऑन्स क्या है दिस ईयर? ऑब्वियसली जो क्लास होगी उसमें सारी थ्योरी और कॉन्सेप्ट और न्यूमेरिकल ये तो होंगे ही होंगे, ठीक है। हर साल हम एक चीज पे काम करते हैं, उसका नाम है MIT। देखिए चैप्टर पूरा पढ़ाना होता है, बट कुछ ऐसे क्रक्स पॉइंट्स होते हैं जहां से हर साल, ठीक है, जो है वो पेपर बनता है। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, ठीक है। जो कि जहां से पेपर बनता है, सारा का सारा ध्यान, देखो पढ़ना सब कुछ होता है, बट ऑन द एंड ऑफ द डे हमें कंसाइज करना पड़ता है और अपना ध्यान कुछ चीजों पे ज्यादा रखना पड़ता है। वो हम क्लास में ही आपको बता देंगे, बट उनको रिवीजन करते टाइम सबसे पहले आपने ध्यान देना है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो, खासकर फिजिकल केमिस्ट्री में, दैट इज थिंक विदाउट इंक, कि आप अपने दिमाग का यूज करते हुए ही न्यूमेरिकल की बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन को आसान तरीके से कर सकें, और क्योंकि हमारे पास चारों ऑप्शन दी होती हैं वहां से आंसर निकाल सकें। देखिए किसी भी चीज को अगर आप पेन घिसते रहेंगे, पेन घिसना चाहिए विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बट कहीं ना कहीं आपको अप्रॉक्सीमेशन की हेल्प से, थिंक विदाउट इंक्स की हेल्प से आपको आंसर लाना पड़ेगा। एक ही क्वेश्चन है, दो बच्चे सॉल्व कर रहे हैं, एक उसको 20 सेकंड में सॉल्व कर रहा है, एक उसको 200 सेकंड में सॉल्व कर रहा है। जिसने 20 सेकंड में सॉल्व किया है वो हो सकता है कि ऐसे 10 क्वेश्चन कर ले उतने ही टाइम में जितने में उसने क्या किया है, एक किया है। ये थिंक विदाउट इंक ही आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा जब आप फाइनल एग्जाम देने जाओगे। वहां पर अगर टाइम मैनेजमेंट की अगर आपको प्रॉब्लम है कि मेरा 3 घंटे 20 मिनट के अंदर पेपर खत्म ही नहीं हो पाता है, तो डेफिनेटली जो है यही आपकी हेल्प करेगा, ठीक है। हर एक चैप्टर के बाद, ये पहली बार कर रहे हैं हम किसी भी बैच में, ठीक है, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन आफ्टर चैप्टर कंप्लीशन इन रिकॉर्डेड फॉर्म मैं दूंगा आपको एनसीईआरटी जो है आपके पास है, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो पीडीएफ वगैरह डाउनलोड करके रख लीजिए, नई वाली की कर लीजिए, पुरानी वाली की कर लीजिए, कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है व्हेन इट कम्स टू फिजिकल केमिस्ट्री पोर्शन, ठीक है। जो चैप्टर डिलीट हुए हैं दैट इज अ डिफरेंट इशू ऑल टुगेदर, बट अगर लाइन बाय लाइन में देखेंगे कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। जो न्यू एनसीईआरटी होगी लाइन बाय लाइन रिकॉर्डेड फॉर्म में मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, आपको उसके बारे में किसी प्रकार की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो एक जो आपके दिमाग में था कि हाँ क्लास खत्म होने के बाद, चैप्टर खत्म होने के बाद हमें एनसीईआरटी भी रीड करनी है, मेरे साथ रीड करिएगा, ठीक है, उसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, पीवाईक्यू नीट के हों या एम्स के हों या जेई मेंस के, जो रेलेवेंट है हमारे काम आ सकते हैं, ठीक है, और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन ये क्लास के अंदर ही किए जाएंगे, ठीक है। अब वो हो सकता है क्लास में मैं कराऊं, या अगर आपको मैं होमवर्क में दूंगा तब भी उसका आंसर मैं ही दूंगा, ठीक है। डीपीपी तो होगी, मैंने यहां पर शायद लिखा नहीं, मैं लिख देता हूं आपको, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, उसका भी सॉल्यूशन मैं ही दूंगा, उसके बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखिए होमवर्क क्वेश्चन एंड सॉल्यूशंस इन रिकॉर्डेड फॉर्म, रोज कुछ ना कुछ क्वेश्चंस, चाहे वो 2 हो, 4 हो, 10 हो, 20 हो, डिपेंडिंग अपॉन द टॉपिक, डिपेंडिंग अपॉन द चैप्टर, वो क्वेश्चंस आपको रोज दिए जाएंगे और उनका रिकॉर्डेड सॉल्यूशन जो है वो भी मैं ही प्रोवाइड करूंगा। आपको उसके बारे में ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हर एक नेक्स्ट क्लास में, ये भी हमने लास्ट ईयर यकीन 2.0 में किया था, बच्चों ने बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया था कि हर नेक्स्ट क्लास में लास्ट क्लास का हम रिवीजन कराएंगे ही कराएंगे, ठीक है, कराएंगे ही कराएंगे। जिससे क्या होगा, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्या है आपको ये नहीं पता बेटा, 12th पास करके आए आप, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्या है? एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एक सप्लीमेंट्री बुक होती है एनसीईआरटी के द्वारा दी गई, उसके अंदर कुछ क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, थ्योरी भी होती है बट मेनली क्वेश्चंस होते हैं, और उन क्वेश्चन से ही नीट के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। कई ऐसे एग्जाम्पल मैं आपको थ्रू आउट द फिजिकल केमिस्ट्री दूंगा, जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है वही नीट का क्वेश्चन भी बन के आया हुआ है, ठीक है। हर एक नेक्स्ट क्लास में लास्ट क्लास का रिवीजन होगा ही होगा। चैप्टर समरी रिकॉर्डेड फॉर्म में लास्ट ईयर भी मिलती थी, अभी मिलती है, और बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे यकीन 2.0 के लास्ट ईयर भी कि हमने सिंगल चॉइस क्वेश्चन के साथ साथ असर्शन रीजन पे बहुत ध्यान दिया, बहुत मतलब बहुत।
कई कई चैप्टर्स में तो इन दोनों को मिला के, असर्शन, रीजनिंग और स्टेटमेंट वाइज को मिला के 30-30, 35-35 क्वेश्चन तो सिर्फ इन्हीं के कराए हैं, असर्शन, रीजनिंग के और स्टेटमेंट वाइज के। अगर यानी कि पूरे सिलेबस की मैं बात कर लूं तो मोर देन 600 to 700 तो सिर्फ असर्शन, रीजनिंग और स्टेटमेंट वाइज के क्वेश्चन ही होंगे, ठीक है। नेक्स्ट, डेली टेस्ट होगा आप लोगों का, बट ये स्टार्ट होगा 2 चैप्टर्स के बाद, 2 चैप्टर्स के बाद। पहले 2 चैप्टर नहीं, पहले 2 चैप्टर आराम से पढ़ो। ये भी लास्ट ईयर यकीन 2.0 में किया था। इसका सबसे बड़ा फायदा पता क्या होता था कि जो भी चैप्टर बीत जाते थे बच्चे उनको छोड़ देते थे, नए चैप्टर की तरफ आ जाते थे, पिछले वाले को भूल जाते थे। तो इसके साथ क्या होगा कि आपको पुराने चैप्टर्स का हम टेस्ट देते रहेंगे, रोज लाइव होगा, क्लास में ही होगा, 5 क्वेश्चन जरूर देंगे, ठीक है। और ये जो सारी चीजें आपको यहां पे नजर आ रही हैं ये फुलफिल होंगी ही होंगी, दैट इज फॉर श्योर। ये सारे लाइव लेक्चर के अलावा हैं ये सारी की सारी चीजें, है ना। आइए कुछ चीजें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं जो अगर आप फॉलो करेंगे तो सिलेक्शन तभी होगा। ये रूल्स टू अटेंड द क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, अगर इनको आप फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। खासकर मैंने ये देखा है अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, जिन बच्चों के नंबर थोड़े इस साल कम आए हैं, नीट में 150, 200, 250, 300 वाले इसी रेंज के अंदर हैं, ठीक है, उनके लिए तो ये रामबाण है भाई। अगर इनको यूज नहीं करोगे मैं गारंटी देता हूं कि सिलेक्शन नहीं होने वाला, ठीक है, मैं गारंटी देता हूं इस बात की, ठीक है। तो ये रूल्स आपको फॉलो करने ही पड़ेंगे, मजबूरी है, करना पड़ेगा तो करना पड़ेगा अगर आपने सिलेक्शन लेना है तो। कई बच्चे जो है वो क्या करते हैं, हॉप ऑन और हॉप ऑफ करते हैं कि बस इस साल ड्रॉप लिया, फिर अगले साल लेंगे, फिर उससे अगले साल लेंगे। ये अगर काम करते रहना है देन इन रूल्स को आप इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। चैट के अंदर स्पैमिंग कर सकते हो, पढ़ाना शुरू करो, पढ़ाना शुरू करो, बट अगर आप इन सीरियसनेस एक बार इन रूल्स की जान गए तब आपको पता चलेगा सिलेक्शन यही कराते हैं। सबसे पहला रूल है, जब भी क्लास लेनी हो शांत जगह पे बैठे। घर में जहां पर भी आप क्लास ले रहे हैं वो शांत होनी चाहिए। पता चले किचन के अंदर बैठ के मम्मी एक तरफ जो है वो खाना बना रही हैं, कुकर की सीटी की आवाज़ें आ रही हैं और साथ में ही वहां पर स्लैब पर चौंकड़ी मार के आप क्लास ले रहे हैं, उससे सिलेक्शन नहीं होगा। शांत जगह पे बैठिए, हेडफोन आपने लगा रखे हों, कोई भी एयर प्लग हेडफोन वो आपने लगाए होने चाहिए ताकि मेरी आवाज़ आप तक पूरी पहुंच पाए, ठीक है। नहीं तो होगा क्या कि मैं बोलूंगा कुछ और, आप समझेंगे कुछ और, ठीक है। एंड अपनी कॉपी पेन के साथ आप रेडी होने चाहिए। मेरे साथ क्लास में नोट्स बनाने की कोशिश करिए। आप 100% नोट्स नहीं बना पाएंगे मेरे साथ, बट हाँ मैक्सिमम नोट्स आप क्लास के साथ बना पाएंगे, क्योंकि मैं साथ बीच बीच में वीडियो कॉल करता रहूंगा और आप लोगों को लाइव बोलूंगा कि दिखाओ भैया कहां पर हैं आपके नोट्स, ठीक है। तो साथ साथ कोशिश जरूर करिए। कभी भी किसी क्लास को 10, 15, 20 मिनट बाद नहीं ज्वाइन करना है। अगर ज्वाइन किया भी है तो शुरू से देखें। ऐसा नहीं होता कि क्लास में आधे घंटे बाद आ गए और फिर कह रहे ओ भाई कुछ समझ नहीं आ रहा सर, है समझ नहीं आ रहा सर, कैसे पढ़ा रहे हो सर आप, ठीक है। अरे भाई तुम आधा घंटा लेट आए हो, मैं आधा घंटा लेट नहीं आया हूं। तो क्लास को हमेशा जो है वो शुरू से शुरू करना देखें, ठीक है। लेट आए भी हैं तब भी शुरू से देखें, आधे घंटे बाद नहीं। और देन डोंट ज्वाइन ए लाइव क्लास इन द मिडल ऑफ द चैप्टर। पता चले जी जब हम सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री की 5वीं क्लास में आ जाएंगे तब कोई आके कहे सर जी गुड मॉर्निंग सर, मैंने आज बैच लिया है सर, आज बताइए सर कैसे हैं आप सर, ठीक है। सर एक बार शुरू से हो रहा हूं, शुरू वो पहली क्लास से, क्योंकि मैं तो आज आया हूं ना सर, आप जरा पहली क्लास से शुरू हो जाओ जरा, है ना। तो भैया ऐसे काम नहीं चलता है। वैसे तो आज बैच ज्वाइन किया है सभी ने, आज ही आपको रेगुलर क्लास लेनी चाहिए, बट अगर बाय चांस अगर कभी लेट भी आपने बैच ज्वाइन किया है तो प्लीज पहली क्लास से देखिएगा, ठीक है। 5वीं क्लास में आके मुंह दिखाई नहीं करने का, मैं डर जाएगा, ठीक है। मेक श्योर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, नेक्स्ट क्लास से पहले लास्ट क्लास के नोट्स को आप रिवाइज करके आए। हाँ सारी क्लासेस इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 5th क्लास में आए 4th क्लास के नोट्स को रिवाइज नहीं करके आए, भैया अगली क्लास में कुछ समझ नहीं आएगा। हाँ अगर आप सोच रहे हैं नहीं ये क्लासेस तो बाहर में गई जो हो गई हैं, मुझे तो आज समझाओ सर, आज क्या समझ सकते हो, भैया ऐसे लोगों का सिलेक्शन नहीं होता है। ऐसे लोग सिर्फ टाइम पास करने के लिए ही नीट का फॉर्म भरते हैं, ठीक है।
अगर टॉपर बनना है तो टॉपर्स की वो चीजें भी अपने आप में इनकल्ट्रेट करनी पड़ेंगी। आप सोच रहे हैं कि बन जाएंगे ड्रॉपर में टॉपर और हरकतें वही रहेंगी जो पुरानी थी, तो ऐसा नहीं होगा भैया जी, ठीक है। अपना होमवर्क जरूर कंप्लीट करके आए। चैट के अंदर चाहे आप लाइव क्लास देख रहे हैं, रिकॉर्डेड क्लास देख रहे हैं, हमेशा आज की क्लास से रिलेटेड बात करिए, ठीक है। लड़कियों से ये मत पूछिए अपनी टेलीग्राम आईडी दे दो, अपनी इंस्टाग्राम आईडी दे दो, ये मेरा फोन नंबर है, मुझे फोन कर लेना। अच्छा मैंने नोट्स बना रखे हैं, तुम्हारे पास अगर नोट्स नहीं है तो इस पे कॉल कर लेना। मैंने टेलीग्राम पे ग्रुप बना लिया है, व्हाट्सएप पे ग्रुप बना लिया है, सिर्फ उसमें सीरियस एस्पिरेंट ही होंगे, ठीक है। और वहां जाके सिर्फ लड़का लड़की की चोंच लड़ाने के अलावा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ऐसे लोगों से सावधान रहें, ठीक है। ये आपको एक और ड्रॉप दिलवाने में, ठीक है, कामयाब हो जाएंगे अगर ऐसे लोगों के चंगुल में रहेंगे तो चैट में लाइव हो, रिकॉर्डेड हो, आज की क्लास से रिलेटेड आप कोई भी बात कर सकते हैं। ऐसी कोई बात करेंगे तो एडमिन बैठे होते हैं हमारी ऐप के अंदर, वो आपको ब्लॉक कर सकते हैं, हो सकता है आपका सब्सक्रिप्शन भी कैंसिल कर दें, ठीक है। ऐसे लोगों की स्पेशल नज़र रहती है, मेरी ना उन लोगों के ऊपर स्पेशल नज़र रहती है, ठीक है। तो बच के रहिएगा, हमारे एडमिन बड़े जो हैं वो चालाक है। मैक्सिमम नोट्स क्लास के साथ बनाइए, कुछ ना कुछ नोट्स हर एक बच्चे के रह जाते हैं, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्लास से 10-15 मिनट बाद अटैचमेंट्स में पीडीएफ फॉर्म में नोट्स आ जाते हैं, वहाँ से आप अपने नोट्स को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। थ्योरी मैक्सिमम मेरे साथ लिखने की कोशिश करिए। क्वेश्चंस में ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चंस में हमेशा बस पहले 2 वर्ड लिख लो, 2 वर्ड्स, और क्वेश्चन सॉल्व करो मेरे साथ, पूरा का पूरा समझो उसे, इसकी पूरी थ्योरी, इसके चारों ऑप्शंस क्लास के बाद लिखिए, ठीक है। बड़ी इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं, बाद में बोलोगे आप लोग। डाउट को डाउट सेक्शन में पूछिए। सर डाउट सेक्शन कहां पे होता है? ऐप में जहां पर हमारा वीडियो चल रहा होता है, जस्ट उसके नीचे ही डाउट के लिए एक ऑप्शन दिया होता है, उसमें अलग अलग स्लाइड्स होती हैं कि आपको इस स्लाइड पे डाउट है, इस स्लाइड पे डाउट है, इस स्लाइड पे डाउट है। जिस भी स्लाइड पे आपको डाउट है वहां पर आप जाके डाउट को पूछ सकते हैं। मैं अपनी क्लास के बाद का बहुत बड़ा टाइम इस डाउट सेक्शन में बिताता हूं, कभी कभी रात को 2-2, 3-3 बजे तक भी डाउट्स हम लेते हैं। आई एम सेइंग यू एज ए फैक्चुअल इन्फो, कोई मैं वो नहीं कर रहा हूं कि हाँ यार ऐसा हम बोल देते हैं, ऐसा हम करते हैं और पिछले कई सालों से करते आए हैं, ठीक है। नेक्स्ट, कोशिश करिए आप किसी भी सिचुएशन में हो, कभी भी एक सिंगल बैकलॉग ना होने दें। सिंगल चैप्टर का, सिंगल क्लास का बैकलॉग आपकी प्रिपरेशन को रुइन कर सकता है, ठीक है। हम लास्ट ईयर भी मैंने एक छोटी सी स्टोरी आप लोगों को बताई थी, आज भी आप लोगों को वही बताता हूं कि एक बहुत फेमस टीवी सीरीज है जिसका नाम है गेम ऑफ थ्रोन्स। गेम ऑफ थ्रोन्स में एक बहुत छोटी सी बच्ची होती है जिसका नाम होता है आर्या, ठीक है। उसके फादर उसके बारे में बड़े वरीड होते हैं, और क्योंकि उनको डर लगता है कि ये बहुत ज़्यादा चंचल है तो कहीं ये किसी गलत हाथों में ना पड़ जाए, ठीक है, कभी भी उसको लाइफ में मुश्किल ना आए, तो वो क्या करते हैं, इसके लिए एक स्वॉर्ड का टीचर है ना, तलवारबाजी का टीचर सिखाते हैं, ठीक है, लेके आते हैं। और आर्या जो है अपने टीचर की हर एक बात को मानती है। शुरू में थोड़ी चंचल होती है, थोड़ी शरारती होती है, ठीक है, बट धीरे धीरे उसे समझ आता है कि मेरा जो टीचर जो कह रहा है मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर शुरू में अपने पेरेंट्स से कंप्लेंट भी करती है अपने टीचर की कि यार बहुत ज़्यादा सख्त है, मेरी बातों को समझते नहीं है एंड ऑल दैट। फिर धीरे धीरे आर्या को समझ आता है नहीं, मेरा टीचर सही है और मुझे इसकी बात जो है फॉलो करनी चाहिए। उसका टीचर एक ही बात उसे वो बात सिखाते हैं, दैट इज़ कि बेटा जब भी दुनिया में सिर्फ एक ही भगवान है और उस भगवान का नाम है मृत्यु, मौत, मौत जब आ जाएगी तो उसे हम क्या बोलेंगे, दैट इज नॉट टुडे, ठीक है। उसी से इंस्पायर होके हम लोगों ने, उसी से इंस्पायर होके हमने ये बना रखा है, दैट इज मी एंड दैट इज यू माई आर्या, दैट देयर इज वन बिग फ्लॉ इन योर प्रिपरेशन एंड इट्स नेम इज बैकलॉग। बैकलॉग जब आ जाएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, दैट इज नॉट टुडे। आज बैकलॉग नहीं होगा यार, किसी और दिन होगा, होगा नहीं होगा पता नहीं, बट डेफिनेटली आज बैकलॉग नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। इस जलती हुई ज्वाला में आप और हम तब तक तपते रहेंगे जब तक आपका नीट का रिजल्ट जो है किसी गवर्नमेंट कॉलेज में आपको लेकर नहीं चला जाता। सो मेक श्योर करिए कि आप हार्डवर्क जरूर करें, ठीक है जी। आइए
शुरू करते हैं अब हम पढ़ाना, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले मुझे पानी है पीना, है ना। जी 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 ना, हजारों बच्चों, लाखों बच्चों के शायद मैसेजेस होंगे हमारे पास लास्ट ईयर के, कि एक नॉट टुडे के कारण सर हमारा बैकलॉग नहीं हो पाया। सर हमने इसको फॉलो किया फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी, बॉटनी में भी, जूलॉजी में भी, ठीक है। चलिए 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 आइए, चैट बॉक्स को थोड़ा रिड्यूस कर दे, थोड़ा रिड्यूस, थोड़ा छोटा कर दे, ठीक है। आइए ध्यान देते हैं, टॉपिक शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री अगर आप अपने एनसीईआरटी से भी देखते हैं तो उसमें सबसे पहले लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन एंड स्कोप ऑफ केमिस्ट्री। वहीं से हमने उठाई हैं एप्लीकेशंस ऑफ केमिस्ट्री। जो जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है एज इट इज आपके दिमाग में छपने लगेगा, बस ध्यान से सुनिए और समझिए। वहां पर लिखा हुआ है केमिस्ट्री कहां कहां पर है। अपने आसपास जितनी भी आप चीजें देख रहे हैं उन सब में केमिस्ट्री है। उसमें एक एग्जांपल दे रखा है एनसीईआरटी में कि अगर आप कर्ड बनाते हैं, कहां से, मिल्क से, तो उसमें भी केमिस्ट्री है। उसमें यह भी लिखा हुआ है कि एक बड़ा ही शानदार एग्जांपल जिसके ऊपर टीचर्स ध्यान नहीं देते हैं कि विनेगर बनाया जाता है। विनेगर, सिरका कहां से बनाया जाता है, कहां से बनाया जाता है विनेगर? विनेगर बनाया जाता है शुगर केन जूस से। इसी के ऊपर लाइन में से क्वेश्चन बन सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स विल बी मेड, कैन बी मेड फ्रॉम द शुगर केन जूस, और उसके नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हो और उसमें से एक ऑप्शन कौन सा हो सकता है, विनेगर। यू हर्ड इट राइट, विनेगर जिसको सिरका बोलते हैं, एसिटिक एसिड बोलते हैं, वो शुगर केन जूस से बनाया जा सकता है। शुगर केन जूस को प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ टाइम, बहुत बड़े समय के लिए छोड़ देना पड़ता है। उसके अंदर नेल्स डालने पड़ते हैं, यस कीलें डालनी पड़ती हैं, कीलें, जंग नहीं लगा होना चाहिए, उन कीलों को डाल के छोड़ देना होता है। शुगर केन जूस लेंगे, उसके अंदर कीलें डालेंगे, जंग नहीं लगा होना चाहिए, और काफी समय के लिए छोड़ देंगे, ठीक है। तब क्या बन जाता है, दैट इज विनेगर बन जाता है, सिरका बन जाता है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो एनसीईआरटी में लिखी हुई हैं, जो आपको जरूर पता होनी चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी लाइन में से ही ये क्वेश्चन उठाए जा सकते हैं। एज इट इज एग्जाम्पल जो है उठाए जा सकते हैं, इसी कारण मैं एज इट इज एग्जाम्पल्स के ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहा हूं। हालांकि केमिस्ट्री के एप्लीकेशन तो बहुत जगह पे है, ठीक है, ऐसा थोड़ा है कि केमिस्ट्री की एप्लीकेशन सिर्फ यही दोनों है, बट हमें सबसे ज्यादा ध्यान कहां पे देना है, दैट इज जो कि एनसीईआरटी में दे रखा है, ठीक है। नेक्स्ट, क्या फूड में बनाने में क्या हमारे केमिस्ट्री काम आती है? यस सर, प्लांट्स को रेगुलरली ग्रो करने के लिए यूज किए जाते हैं फर्टिलाइजर्स। क्या यूज किए जाते हैं? फर्टिलाइजर्स। सर हम तो बायो वाले बच्चे हैं, हमें तो फर्टिलाइजर्स के बारे में बहुत सारी जानकारी है, विच इज वेरी गुड। सर फर्टिलाइजर्स के मेनली 3 कंपोनेंट होते हैं सर, दैट इज NPK, है ना, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। तो उससे बहुत सारे जो हैं वो फर्टिलाइजर्स बनते हैं, बट जो हमारे मेनली काम के फर्टिलाइजर्स हैं वो कौन कौन से हैं? पहला, यूरिया। देखिए नाम भी पता होना चाहिए एज वेल एज फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नाम पता होगा और फॉर्मूला नहीं पता होगा, उसके बारे में फिर काम नहीं चलेगा। NH2 C डबल बॉन्ड O NH2। सेकेंड, सोडियम नाइट्रेट। फॉर्मूला क्या है सोडियम नाइट्रेट का? NaNO3। पता है ना फर्टिलाइजर्स का काम क्या है? यस सर, प्लांट्स की रेगुलर ग्रोथ के लिए ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। एंड द थर्ड वन इज सोडियम सल्फेट। देखिए नीट के लिए पढ़ना है या पढ़ाना है तो आपको एनसीईआरटी को
बिल्कुल रिलीजियसली फॉलो करना ही पड़ेगा, वो चीज़ें तो हमें करनी ही पड़ेंगी जो कि एनसीईआरटी में दे रखी हैं, हम उन सब चीज़ों को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो साथ साथ आंसर्स दे रहे हैं, बता रहे हैं। और क्या केमिकल प्रिजर्वेटिव्स में, सर ये केमिकल प्रिजर्वेटिव्स क्या होते हैं? बेटा ये वो सब्सटेंसेस होते हैं जो फूड को स्पॉयल नहीं होने देते हैं, जैसे चिप्स वगैरह के बारे में अगर आप बात करें, घर पे अगर हम चिप्स वगैरह बनाते हैं तो वो 1-2 दिन के अंदर ख़राब हो जाते हैं, पर जो मार्केट के अंदर चिप्स हैं, जैम्स हैं, अचार हैं, बहुत सारी और ऐसी चीज़ें हैं जो हमें मिलती हैं और वो सालों साल ख़राब नहीं होती हैं, 6 महीने, साल, 2 साल ख़राब नहीं होती हैं, ठीक है, नहीं होती है। कई जाने कह रहे हैं सर अमोनियम सल्फेट भी है, वो भी लिख लो बेटा, वो भी लिख लो, उसमें क्या है, लिख लो, ये रहा अमोनियम और सल्फेट। केमिकल प्रिजर्वेटिव्स कई प्रकार के होते हैं, बट जो मेनली केमिकल प्रिजर्वेटिव्स जो मैक्सिमम चीजों को प्रिजर्व करने के काम आता है उसका नाम है सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट, फॉर्मूला क्या होता है सोडियम बेंजोएट का? C6H5COONA, C6H5COONA। आपके पास लिखने के लिए भरपूर समय है, अगर आप चैटिंग में अपना समय ना बर्बाद कर रहे होंगे तो, ठीक है। कई जाने कह रहे हैं नाइट्रोजन गैस, अरे भैया इतनी बायो हमें भी आती है, वो नाइट्रोजन गैस को कैप्चर करते हैं, है ना, वो होता है ना कुछ एल से नाम होता है जिसका, बताओ क्या नाम होता है उसका, जिससे फिर वो कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट, कंट्रीब्यूशन टू बेटर हेल्थ एंड सैनिटाइजेशन, ठीक है। सैनिटाइजर वर्ड तो डेफिनेटली आप सबने सुना ही होगा, पिछले 4-5 सालों में करोड़ों लोगों की जिंदगी को बचाने में सैनिटाइजर का बहुत बड़ा हाथ था, बहुत बड़ा, है ना। यस, सैनिटाइजर मार्केट में तो देखो किसी भी चीज को बेचा जा रहा था ये कह के कि ये सैनिटाइजर की तरह काम कर सकता है, बट रियलिटी में अगर देखा जाए तो सैनिटाइजर होता क्या है? दैट इज आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, या एक और नाम है उसका प्रोपेन टू ऑल। अगर आपको याद हो कोरोना के वो दिन, हालांकि याद करने वाले वो दिन तो नहीं है, बट अगर आपको याद हो कोरोना के वो दिन, तो मार्केट में जो मेनली सैनिटाइजर की तरह काम करता है दैट इज प्रोपेन टू ऑल ही करता है। बट क्योंकि सैनिटाइजर की इतनी कमी हो गई थी, कंपनियों ने कुछ भी बेचना शुरू कर दिया था सैनिटाइजर के नाम पे। इथाइल अल्कोहल को भी सैनिटाइजर कह के बेचना शुरू कर दिया था, रियलिटी ये नहीं है। दिस इज ए वेरी गुड एंटी, क्या बोलेंगे आप, बैक्टीरिया वगैरह को खत्म करने में हेल्प करता है। और भी जगह और भी है, एक है सिस्प्लैटिन एंड टैक्सोल, ये सारे वही नाम है जो एनसीईआरटी में दे रखे हैं। नहीं तो देखो मेडिसिन तो घर पे भी बहुत सारी हैं, हजारों लाखों करोड़ों में मेडिसिन हैं, बट हम डेफिनेटली जो है उनको यूज करेंगे जो एनसीईआरटी में दे रखी है। सिस्प्लैटिन एंड टैक्सोल यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, और एक और है AZT, that is azithromycin, used in the treatment of AIDS, एक्वायर्ड अमीनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। हाँ सर ये तो हमें भी पता है, बायो वाले बच्चे हैं सर हम ना, बिल्कुल। हाँ, सिस्प्लैटिन बेटा लिखा है और टैक्सोल लिखा है, ये कैंसर में यूज होती हैं। AZT ये यूज होता है ट्रीटमेंट ऑफ एड्स में। आपको इनके नाम पता होने चाहिए, एनसीईआरटी में दे रखे हैं ये, ठीक है। आपको एनसीईआरटी देखो मैंने लाइन बाय लाइन रीडिंग करवानी है चैप्टर के बाद, बट मैं ऑब्वियसली
पता ही नहीं कितने साल हो गए पढ़ते हुए, ठीक है। तो मुझे तो पूरा याद है, इसी कारण मैं उनमें से जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी और जो हमारे पेपर में आ सकती है उसको मैं साथ में लेके आऊँगा। सर आपने जो थोड़ा सा अभी पढ़ाया है, हमने एप्लीकेशंस ऑफ केमिस्ट्री के बारे में बात करी, ठीक है। उनके ऊपर पहले एक और चीज़ बता देते हैं, दैट इज सेविंग द एनवायरनमेंट में कैसे यूज़ हो सकता है। एक तो यूज़ होते थे CFC, अगर आपको फुल फॉर्म नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। इनको बोलते हैं बेटा हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। सर ये कहाँ पर यूज़ होते थे? बेटा ये यूज़ होते थे फ्रिज में, जिसे रेफ्रिजरेटर भी बोलते हैं, या एसीज वगैरह की कई गैसेस में भी ये यूज़ होते थे, ठीक है। ये क्या करते थे, जब एटमॉस्फेयर में जैसे आप फ्रिज खोलोगे या एसी वगैरह यूज़ होगा, ठीक है, ये जैसे जैसे ये गैसेस जो हैं ऊपर जाती थी एटमॉस्फेयर में, तो ओजोन लेयर को डिप्लीट कर देती थी, वहाँ पर ओजोन होल क्रिएट कर देती थी। क्या क्रिएट कर देती थी? ओजोन होल क्रिएट कर देती थी, ठीक है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो हैं वो एनवायरनमेंट के लिए क्या थी? एक हज़ार्ड थी, एनवायरनमेंट के लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट करती थी। बट आज की डेट में अगर आपने फ्रिज जो है वो नया लिया हो तो आप देखिए उसके ऊपर स्पेशल स्टिकर लगा होगा, नो CFC, या ऐसे लिखा होगा CFC फ्री। आज की डेट में हमने ऐसी गैसेस डेवलप कर ली हैं जो ओजोन होल को डिप्लीट नहीं करती हैं, ठीक है। सो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स विच यूज टू हार्म ओजोन लेयर, जो ओजोन लेयर को नुकसान देती थी, ठीक है, आर रिप्लेस्ड बाय क्या? सेफर ऑल्टरनेटिव्स। सेफर ऑल्टरनेटिव्स आज की डेट में फ्रिज में या एसी में, मेनली फ्रिज में यूज होते हैं, ठीक है। आज की डेट में ऐसे ऑल्टरनेटिव्स आ गए हैं जो कि ओजोन लेयर को हार्म नहीं करते हैं। सर इको फ्रेंडली लिखा है, बिल्कुल सही कह रहे हैं जी आप, इको फ्रेंडली होगा। आइए देखते हैं आप कितना फोकस होके छोटी छोटी चीजों को आप पढ़ रहे हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखिए कैसे NCERT की लाइन बाय लाइन से क्वेश्चन कैसे बन सकता है, उसको देखिए। आपको चैट बॉक्स में जवाब देना है, जो आप जवाब देंगे ABCD ऑप्शन वही जो है रिकॉर्ड हो जाएगा, उसी से आंसर आएगा। तो जल्दी से हमें बताइए कि AZT दैट इज एजिडोथाइमडीन किसकी ट्रीटमेंट में यूज होता है? बस चैट बॉक्स में, यूट्यूब की चैट बॉक्स में लिखिए, आंसर रिकॉर्ड हो जाएगा। यही हमारा टैग है ना, इससे बढ़िया टैग कुछ नहीं हो सकता कि यूट्यूब पे भी हम लोग पोल करा के ले जाते हैं भाई, ठीक है। लोग ऐप में नहीं करा पाते ढंग से। तो AZT किसके ट्रीटमेंट में यूज होता है? क्या कैंसर में, एड्स में, हेडेक में, या नन ऑफ दिस? जल्दी जल्दी बताइए। सर ये यूज होता है किसके ट्रीटमेंट में? दैट इज इन द ट्रीटमेंट ऑफ एड्स। कैंसर में कौन यूज होता था? एक सर सिस्प्लेटिन था और एक टेक्सोल था। सर हेडेक में, सर वो घर पे जो डिस्प्रिन होती है वही होती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं जी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। पोल आया नहीं, क्या हुआ? पोल क्यों नहीं आया? चेक करो एक बार, बात करो, ठीक है। मैं ठीक करवा रहा हूं बेटा इसको, ठीक है। फिजिक्स की और जूलॉजी की क्लास में चल रहा था, बट आई थिंक देयर इज सम इशू, बट कर लेते हैं उसको, ठीक कर लेते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा ये बताइए, मुझे बताते चलिए चैट बॉक्स में, मैं सुनता जा रहा हूं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए केमिकल फर्टिलाइजर। नीचे दिया गया कौन सा सब्सटेंस जो है वो एक केमिकल फर्टिलाइजर की तरह काम करेगा? क्या वो यूरिया है, क्या वो सोडियम नाइट्रेट है, क्या वो अमोनियम सल्फेट है, या ऑल ऑफ दीस? ऑल ऑफ दीस, ठीक है। कॉल कर, ठीक है। ये भी सर काम करता है फर्टिलाइजर की तरह, ये भी करता है और ये भी करता है। अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने इन सब के एग्जाम्पल्स लिखे हैं और मैक्सिमम बच्चे जो हैं वो आंसर करेक्ट दे रहे हैं। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी।
मैं फिर आपको रिपीट कर रहा हूं, अगर साथ साथ आप नोट्स बना रहे हैं तो सिर्फ क्वेश्चन का ये पहला वर्ड लिखिए विच ऑफ, और उसके बाद उस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए और उसका आंसर लिखिए सिर्फ, ठीक है। बाकी चीजें आप नोट्स बाद में भी बना सकते हैं क्लास के बाद। आइए आगे बात करते हैं। मैटर, देखिए मैटर अभी फिजिकल केमिस्ट्री में बड़े छोटे छोटे से लग रहे हैं, बट धीरे धीरे जैसे समय बीतता जाएगा आप देखेंगे चीजें बहुत अच्छे लेवल पे आती जाएंगी। हालांकि कुछ लोगों ने प्रूव किया है कि एज, वेट एंड कलर डज नॉट मैटर, बट व्हाट इज मैटर सर, उसके बारे में जरूर बताइए आप, ठीक है। दैट इज मैटर क्या होता है यार, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसका मास है, मास, ठीक है, एंड वो कुछ जगह ऑक्यूपाई करता है, कोई जगह ऑक्यूपाई करता है, उसे क्या बोलेंगे हम, मैटर, उसे क्या बोलेंगे हम, मैटर। जैसे ये पेन है, ठीक है, क्या इसका मास है, हाँ सर होगा, पता नहीं 10, 15, 20 ग्राम जो भी होगा, बट कुछ ना कुछ, ओए बच गया, हाँ कुछ ना कुछ तो इसका मास है, ठीक है। दूसरी बात, ये कुछ जगह भी ऑक्यूपाई कर रहा है, जैसे अभी यहां पर क्या है, एयर है, जैसे ही मैंने पेन उठा के रखा उस जगह से एयर क्या हो गई, डिस्प्लेस हो गई, कुछ वॉल्यूम इसने क्या करी है, ऑक्यूपाई करी है, इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, मैटर। एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस हैज मास, लिख देता हूं, हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस, जगह घेरता है, इज कॉल्ड मैटर। सर एग्जाम्पल बताइए, एग्जाम्पल। सर जिस पेन से आप लिख रहे हैं वो मैटर है, सर जिस पेपर पे आप लिख रहे हैं वो मैटर है, पेन से जो इंक निकल रही है वो मैटर है, ठीक है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल है ना। आप एक मैटर हैं, मैं एक मैटर हूं, वो भी एक मैटर ही है। यस बिल्कुल सही कह रहे हैं जी, ठीक है। सारी चीजें, ये जो पंखा है, टीवी है, एसी है, फ्रिज है, टेबल है, चेयर है, ठीक है, वो सारे किस में आते हैं, मैटर में आते हैं, क्योंकि उनकी एक तो उनका मास होता है कुछ, और दूसरा वो कुछ ना कुछ जगह भी घेरते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मुझे एक बात बताइए, क्या अमिताभ बच्चन जी मैटर हैं? बिल्कुल है सर, है ना, इनका मास भी है, ठीक है, और ऑब्वियसली जगह तो घेरते घेरते हैं, जहां पर खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से खड़ी होती है, शुरू होती है। वेट, यस, है ना। भारती के बारे में अगर हम बात करें, भारती जी के बारे में, डेफिनेटली ये भी एक मैटर का एग्जांपल है। जैसे अमिताभ बच्चन जी लाइन में सबसे पीछे खड़े होंगे, है ना, होता नहीं है स्कूल में जो सबसे लंबा है सबसे पीछे खड़े हो जाओ, मुझे लगता है भारती जी जो है वो सबसे आगे खड़ी होती होंगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि सबसे छोटी लगती है हाइट में, ठीक है। बाकी रजनीकांत का क्या कहना, ये जो लाइन बनी है ना जिसमें अमिताभ बच्चन जी सबसे लास्ट में खड़े हैं और भारती जी सबसे आगे खड़ी हैं, वो लाइन इन्होंने ही बनवाई है ना। यस बिल्कुल, थलाइवा, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये भी एग्जांपल है मैटर के। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं पूछूं, मन है ना, हाँ, जो तुम्हारा मन अभी कह रहा है, हाँ बहुत आसान चीजें बता रहे हैं, चलो क्लास को बाद में देखेंगे, ठीक है, बताओ वो मैटर है कि नहीं, बताओ मन मैटर है, यस और नो। वाई लिखो यस के लिए, नो लिखो एन के लिए, ठीक है, हो गया। आओ भाई आओ, पोल करके देखते हैं, है ना, वोट करो, वोट 45 सेकंड्स के लिए। थम्स अप शो करो, थम्स अप वाई के लिए, और थम्स डाउन नो के लिए। करो जल्दी करो। थम्स अप शो करोगे तो मन मैटर है, ठीक है। थम्स डाउन शो करोगे, है ना, सर ये वही मन है ना जो बार बार कहता रहता है, मेरा मन जी तुझे चाहे मेरा मन। हाँ बिल्कुल ये वही मन है बेटा। ये मन कब बेईमान हो जाएगा, या जिसके लिए मन मचल रहा है वो बेईमान हो जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा बेटा। इसी कारण पढ़ाई कर लो। थम्स डाउन नो के लिए, थम्स अप यस के लिए। तुम्हें लगता है मन मैटर है, मन मैटर है, ठीक है। 100% बच्चों ने जो है वो नो किया है, ठीक है, यानी कि थम्स डाउन किया है, विच इज वेरी गुड। जल्दी बताइए, ठीक है। अच्छा दिमाग बताइए, दिमाग
देखिए हर एक के दिमाग के अंदर कुछ ना कुछ तो होता ही है। अगर आपसे किसी ने बचपन में प्यार से बोल भी दिया था बेटा तुम्हारे दिमाग में भूसा भरा पड़ा है, तब भी वो मैटर ही है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो मैटर नहीं है, वो भी मैटर ही है। तो मन जो है वो मैटर नहीं है, मन जो है वो मैटर नहीं है। इट्स नॉट ए मैटर, नॉट मैटर। बट दिमाग ये मैटर है भाई, ये मैटर है। मनी मनी मनी, पैसा, मनी ऑलवेज मैटर्स। हां सर बिल्कुल। नोटों का वजन तो वैसे भी बहुत ज्यादा होता है भाई साहब, है ना, दुनिया इधर की उधर कर लेते हैं ये नोट। यस, मनी भी मैटर है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। हड्डी हड्डी, है ना, बोन बोन बोन। बताइए जी ये मैटर है कि नहीं है? पढ़ लो, नहीं तो रिजल्ट आने के बाद अगले साल यही तोड़ देनी है पिताश्री ने, ठीक है। यस, ये भी मैटर है सर, मैटर है, मैटर मैटर। सर आपने हड्डी तोड़ने की बात करी, मुझे याद आ गया कि मेरी लास्ट टाइम जब हड्डी टूटी थी वो किस बात के कारण टूटी थी। तो जो याद है, यादें याद आती हैं, बातें भूल जाती हैं। तो मुझे बताइए याद जो है, याद ये मैटर है क्या, है ना? मुझे याद आ रही है किसी की, है ना, बहुत ही हसीन पल याद आ रहे होंगे। हड्डी तोड़ने वाले नहीं, जिसके याद आ रहे हैं, जिसके याद आ रहे हैं उनके बारे में बात कर रहा हूं। हड्डी टूटना विल नेवर बी ए प्लेजरेबल मूवमेंट, ठीक है जी 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 जी, ठीक है। यस, याद याद, इट्स नॉट ए मैटर, नॉट ए मैटर। ख्याल ख्याल, मुझे तुम्हारा ख्याल आया, इसी कारण मैंने तुम्हें याद किया, है ना। देखा नहीं वो थ्री इडियट्स नहीं देखी? थ्री इडियट्स में कहता नहीं है वो आमिर खान कहता है लाइब्रेरियन को, अरे प्रिंसिपल सर आपको याद कर रहे हैं, है ना। यस, तो प्रिंसिपल सर को ख्याल आया होगा तभी तो याद आई होगी लाइब्रेरियन की। तो जो ख्याल है क्या वो मैटर है? नहीं है सर, नहीं है, नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना। प्यार प्यार प्यार, प्यार मैटर है क्या? प्यार प्यार, सारी पढ़ाई आज ही हो जानी है, देखी जाएगी, ठीक है। जल्दी से बताइए। प्यार सर, प्यार मैटर नहीं है, है ना। अगर देखो प्यार का नाम आया है और तुम्हारे बारे में बात हो रही है तो धोखा, धोखा बेटा, धोखा, ठीक है। ये बताइए ये मैटर है कि नहीं? ये मैटर है कि नहीं? नहीं सर, डेफिनेटली जो जब प्यार हुआ था तो मुझे धोखा ही मिला था। बिल्कुल सही कह रहे हैं बेटा आप। तो ये भी मैटर नहीं है, नहीं है, नहीं है। कम से कम आपको पता चल गया कि मैटर किसे बोलते हैं और नॉट ए मैटर, है ना, वो किसे बोलते हैं। जो मैटर नहीं है वो किसे बोलते हैं, ठीक है। आइए 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 देखते हैं, कुछ और बातें करते हैं। देखिए दुनिया में जितना भी मैटर है, फिजिकल मैटर के बारे में मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, वो फिक्स्ड है, फिक्स्ड है। मैटर हमेशा फिक्स्ड है, वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, बट ये क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। मैं लिख देता हूं, आराम से लिखता हूं, आराम से, आराम से, है ना। मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना ये बनाया जा सकता है, ना ये खत्म किया जा सकता है, बट इट कैन बी चेंज्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। सर मैंने ये लाइन पढ़ रखी है सर, बट एनर्जी के लिए पढ़ रखी है, एनर्जी के लिए। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी चेंज्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। बिल्कुल जैसे एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, वैसे ही मैटर को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, बट इसको क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं किया। नया मैटर क्रिएट कर दिया, है ना। अरे ये वो वाला मैटर नहीं है जब आपकी लड़ाई हो जाती है और आप अपने दोस्त को फोन करते हो, भाई इधर मैटर हो गया भाई,
भाई आजा भाई, भाई ये वो वाला मैटर नहीं है, वो मैटर बड़े बड़े मैटर हैं, ये छोटा सा मैटर है ना। एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे ये देखिए सर, एग्जांपल दीजिए इसका, ये देखिए आइस, पानी होता है, ये भी बस सॉलिड फॉर्म में होता है। अगर आप इसको गर्म करें, क्या करें, गर्म, गर्म करने का, हीट करने का साइन ये होता है, ये बन जाता है वाटर। ये सॉलिड होता है, ये लिक्विड होता है ये भी H2O, ये भी H2O, बस ये सॉलिड फॉर्म में है, ये लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है। तो आप मैटर को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, बट नया मैटर नहीं क्रिएट कर सकते, नया मैटर नहीं क्रिएट कर सकते। जैसे एनर्जी के केस में होता था, एक शानदार एग्जांपल दूं आपको, आप सबके लिए, अरे कहां गया भाई, आप सबके लिए स्पेशली एनर्जी के कन्वर्ट, देखो आइस, ये वाला एक्सपेरिमेंट तो आप घर पे करके देख सकते हो, कर सकते हो ना। आइस लो अभी फ्रीजर से, उसे बाहर रख दो थोड़ी देर के लिए, आप क्या देखेंगे कि जो सॉलिड फॉर्म में था वो थोड़ी देर में आइस मेल्ट होके लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो मैटर का इंटर कन्वर्जन आपने सीख लिया है, सीख लिया है, ठीक है, सीख लिया। बट एनर्जी का इंटर कन्वर्जन के लिए स्पेशली आज मैं एक चीज आपके लिए लेके आया हूं, ठीक है। आइए देखते हैं। ये देखिए मेरे हाथ में एक हैंड जनरेटर है जो मैं आपके पास लेके आ रहा हूं कैमरे में, ठीक है। इस कैमरे, हाँ, यहां हम करेंगे क्या, एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। सर किस एनर्जी को किस में कन्वर्ट करेंगे, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। क्या, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी चेंज्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो ये देखिए, अब मैकेनिकल एनर्जी, मेरे हाथों की एनर्जी से यहां पर हम एक बल्ब जला के दिखाएंगे, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, ठीक है। क्या गैस एक मैटर है? बिल्कुल है जी। गैस क्यों मैटर नहीं है बताइए। ये देखो, क्यों भाई, दिमाग की बत्ती जली कि नहीं जली, जल्दी जल्दी बताइए। यस, मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। एक बार फिर देखना चाहते हैं, आप फिर देख सकते हैं। अभी बल्ब स्विच ऑफ है, मेरे हाथों में मैकेनिकल एनर्जी से हम इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। यस, है ना। ऐसे ही पढ़ते रहेंगे तो दिमाग की बत्ती भी जलने लगेगी। बिल्कुल 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 बिल्कुल, है ना। यस, सबने देखा ये सर आवाज आई, वो बीच में है ना गियर्स लगे हुए, उस कारण आवाज आ रही है। समझ गए सभी के सभी? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, है ना। बढ़िया 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 बढ़िया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आइए आइए आइए, ये देखिए अगला क्वेश्चन करके बताइए। मैंने आपको बोला था बहुत ज्यादा मैं ध्यान देता हूं सिंगल चॉइस क्वेश्चंस पे भी, स्टेटमेंट वाइज पे भी और असर्शन रीजन पे भी। आपके सामने पेशे खिदमत है। अगला क्वेश्चन बताइए, स्टेटमेंट 1, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। क्या ये ये लाइन करेक्ट है या नहीं करेक्ट है? ये सर केमिकल रिएक्शंस के लिए या फिजिकल रिएक्शंस के लिए भी ये करेक्ट है, करेक्ट है। कोई भी फिजिकल और केमिकल चेंज हो, टोटल मास रिएक्टेंट का नेवर इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। ये तो गलत बोल रही है सर, ये तो गलत बोल रहे। देखो भाई, देखो देखो, कार्बन और ऑक्सीजन मिलके बना रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड। यहां पर हमने 12 ग्राम कार्बन लिया और 32 ग्राम ऑक्सीजन लिया। केमिकल रिएक्शन में जो एरो होता है उसके लेफ्ट हैंड साइड रिएक्टेंट्स होते हैं, राइट हैंड साइड प्रोडक्ट होते हैं। जितना रिएक्टेंट्स का टोटल मास आएगा रिएक्टेड, उतना ही टोटल मास प्रोडक्ट का भी होगा, उतना ही टोटल मास प्रोडक्ट का भी होगा। चाहे फिजिकल चेंज हो या केमिकल चेंज हो, जो टोटल मास प्रोडक्ट का होगा और जो टोटल मास रिएक्टेंट का होगा वो क्या होगा, सेम होगा, वो क्या होगा, सेम होगा। So first statement is correct, second statement is incorrect, first one is correct, second one is incorrect। तो क्या यही आंसर होगा? स्टेटमेंट 1 is correct and statement 2 is incorrect।
इसी तरह के क्वेश्चंस आपको पता है, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन, असर्शन रीजन क्वेश्चन भी काफी अच्छे अच्छे आते हैं नीट के एग्जाम में। जी जी जी, बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर दिया जी। नेक्स्ट, जल्दी से बताइए, एक बार ट्राई करते हैं, क्या पोल चलना शुरू हो गया है क्या? एक बार ट्राई करते हैं, जल्दी से बताइए। विच इज नॉट ए टाइप ऑफ मैटर, कौन मैटर का टाइप नहीं है? दिल, हार्ट है ना, जो धड़क रहा है। हाँ सर बिल्कुल, दिमाग, ब्रेन, ठीक है। अगर किसी ने बचपन में बोल दिया हो तेरा दिमाग खाली है, अरे भैया मजाक में बोल दिया उसने, उसको सीरियसली नहीं लेना है, दिमाग के अंदर कुछ ना कुछ होता है। यस, भगवान ने तुम्हें भेजा तो तुम्हारे में भेजा भी भेजा, ऐसा नहीं है कि भगवान ने तुम्हें भेजा पर तुम्हारे भेजे में भेजा नहीं भेजा, ऐसा नहीं है। वो किसी ने बोल दिया होगा बचपन में, आपसे इंटरेक्शन हुई होगी, ज्यादा सीरियसली नहीं लेने का उस बात को, ठीक है। हड्डी, बोन्स बोन्स बोन्स, हाँ। तो बताइए कौन टाइप ऑफ मैटर नहीं है? सर ये भी मैटर है, मेरा दिल धड़क रहा है सर, हाँ, बढ़िया जी बढ़िया। दिमाग है ना, हड्डी, ये सब मैटर है। मन, ये वही मन है, ये वही मन है जो हमेशा साला उल्टी बात ही सिखाता है, हमेशा उल्टी बात ही सिखाता है ना। मन नहीं कर रहा, मन नहीं कर रहा, अरे आसान आसान सी बातें पढ़ा रहे हैं यार, छोड़ यार ये तो मेरे को आता है यार, चल यार क्लास बंद कर दे यार, है ना। ये वही मन है, ये वही कुत्ता भाई। इसको अगर अपने शरीर से निकाल के अगर कहीं बाहर फेंको, इसे जला दो, तुम्हारी सिलेक्शन पक्की है भैया। ये वही मन है, जो ये वही मन है। यूट्यूब पे अगर अभी क्लास ले रहे हो, क्योंकि पहली क्लास यूट्यूब पे है, तो ये वही मन है जो कह रहा है ओहो छोड़ इसको, शॉर्ट्स देखते हैं, शॉर्ट्स है ना, कच्चा बादाम देखते हैं भैया, ये वही है। कभी कभी मन ने कोई अच्छी बात बोली है क्या? कभी मन ने बोला है ओहो यूट्यूब शॉर्ट्स देखते देखते आजा पढ़ लेते हैं, है ना? बोला कभी? सर बोला था बचपन में एक बार, फिर मैंने अपने मन से ही पूछा ऐसी बात क्यों, गलती हो गई, ऐसी बात नहीं बोलूंगा। यस यस, तो मन जो है वो कोई मैटर नहीं है ना। अबे नहीं ठीक हुए यार पोल, ठीक कराओ यार पोल, बात करो। चलिए, विच इज ए टाइप ऑफ मैटर? सब मजे क्लास को मजे लेते हुए, बिल्कुल बेटा मजे ही आने, पूरा साल ऐसे ही चलता रहना बेटा, भाई पढ़ाई करते रहना साथ साथ, है ना, ज्यादा मजे नहीं करने, ठीक है। विच इज ए टाइप ऑफ मैटर? क्या पेन एक मैटर है? यस। पेपर एक मैटर है? यस सर, पेपर का भी मास होता है सर। इंक? यस सर, इंक का भी एक मैटर है। आंसर आएगा ऑल ऑफ दीज। आंसर क्या आएगा? डी ऑप्शन, दैट इज ऑल ऑफ दीज, ठीक है। अपडेटेड है सब कुछ। आइए, नहीं अब थोड़ा बोल कराएंगे यार। स्टूडेंट पार्टिसिपेटेड 0 दिखा रहा है। ठीक है, आइए बात करते हैं बेटा फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर को फिजिकली किन किन फॉर्म्स में क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। आंसर इज 3 फॉर्म्स में। होती तो देखो 5 है, बट हमें अगर देखेंगे तो कितनी पता होनी चाहिए? 3 पता होनी चाहिए। हम उन्हीं तीनों के बारे में जो है वो ज्यादा बात करेंगे। फर्स्ट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सबसे पहले बात करेंगे हम सॉलिड के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे हम? सॉलिड के बारे में। आइए, सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में? हम सॉलिड के बारे में। सर सॉलिड में ना जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो बहुत पास होते हैं, बहुत पास होते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है, अगर एनसीईआरटी सामने खुली होगी तो आप बता देंगे कि सॉलिड्स में पार्टिकल ऑर्डरली फैशन में रखे होते हैं। ऑर्डरली फैशन का मतलब क्या, मैं बताता हूं। एक पर्टिकुलर ऑर्डर में रखे होते हैं ट्रू सॉलिड्स में,
ध्यान से देखिएगा, इसका मुशायरा आपके सामने क्या दिया गया है, दैट इज NaCl। घर पे जो नमक देखते हो ना, नमक, ये उसी की स्ट्रक्चर है। सर ये तो प्लास्टिक लग रहा है। अरे भाई, तेरे को भगवान ने भेजा तो तेरे में भेजा, क्यों नहीं भेजा भाई, ये उसकी स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर दिखता कैसा है, घर पे जो नमक होता है, अगर आप उसे मैग्नीफाई करके देखें तो आपको उसकी ऐसी स्ट्रक्चर दिखेगी। ठीक है, स्ट्रक्चर है NaCl की। नमक सॉलिड होता है। और देखो जरा, इसमें जो ग्रे कलर वाले बॉल्स नजर आ रहे हैं ना, ग्रे कलर वाले बॉल्स, ये क्लोराइड आयन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो ग्रीन कलर वाले नजर आ रहे हैं, ग्रीन कलर वाले, वो सोडियम आयन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये सिर्फ एक क्रिस्टल है, ऐसे लाखों करोड़ों अरबों खरबों क्रिस्टल्स मिलके एक वो छोटा सा दाना बनता है नमक का, करोड़ों अरबों खरबों मिलके। ठीक है, बस एक छोटे क्रिस्टल को मैंने मैग्नीफाई किया हुआ। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान सुनिएगा। क्या यहां पर पार्टिकल्स जो है वो ऑर्डरली अरेंजमेंट किया गया उनका? बिल्कुल। ऐसे देखो, वाई एक्सिस पे देखो, पहले क्लोराइड आयन है, फिर सोडियम आयन है, फिर क्लोराइड आयन है। ऐसे नया क्रिस्टल होगा, उसमें फिर सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, है ना। ऑर्डरली फैशन नजर आ रहा है। ऑर्डरली फैशन का मतलब क्या है, जो NCERT में लिखा हुआ है कि एक पर्टिकुलर ऑर्डर में होंगे। एक्स एक्सिस पे देखो, एक्स एक्सिस पे क्लोराइड आयन, फिर सोडियम, फिर क्लोराइड, नया क्रिस्टल शुरू हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। ये मतलब है ऑर्डरली फैशन के बारे में, ऑर्डरली फैशन के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। यहां पर सर इस एक्सिस पे बता दो, ये वाई एक्सिस हो गई, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये जो बीच में एक्सिस है, बीच में इसको बोलते हैं जेड एक्सिस। क्या बोलेंगे हम लोग? जेड एक्सिस। होगी तो आपकी तरफ, ये आपकी तरफ, बट बताने के लिए बना रहा हूं। अच्छा, यहां पर क्या है? क्लोराइड आयन, फिर क्लोराइड, फिर क्लोराइड, फिर क्लोराइड, 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 क्लोराइड। ऐसा ही चलता रहेगा, ऐसा ही चलता रहेगा। तो आपको ये बात समझ आ गई होगी, ठीक है, कि पार्टिकल्स जब ऑर्डरली फैशन में अरेंज होते हैं, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में होते हैं, ये किसकी प्रॉपर्टी है? ये सॉलिड की प्रॉपर्टी है। किसकी? सॉलिड की। ठीक है, हियर पार्टिकल्स अरेंज्ड इन रेगुलर पैटर्न। इसी रेगुलर पैटर्न को NCERT में लिखा हुआ है ऑर्डरली फैशन। यहां अरेंज्ड भी एक ही बात है। सॉलिड्स की फिक्स्ड शेप होती है। देखो इसकी शेप फिक्स्ड है, क्यूब जैसा लग रहा है, ये फिक्स ही रहेगा। ठीक है, और वॉल्यूम भी फिक्स्ड होती है। देखो शेप तो फिक्स है, क्यूब जैसा लग रहा है ये, और वॉल्यूम भी फिक्स्ड है। वॉल्यूम भी फिक्स्ड है। ऐसा नहीं है कि इसको खींच के मैं बड़ा कर सकता हूं या इसको कंप्रेस करके मैं छोटा कर सकता हूं, ऐसा नहीं है। इसकी वॉल्यूम एज वेल एज शेप क्या है? फिक्स्ड। ठीक है, फिक्स्ड, they have fixed shape and fixed volume. नेक्स्ट बात करेंगे हम लिक्विड के बारे में। ठीक है, यहां पर पार्टिकल्स जो होते हैं सॉलिड में, पार्टिकल्स रिजिड होते हैं। रिजिड का मतलब एक ही जगह पर फिक्स्ड होते हैं। ठीक है, पार्टिकल्स रिजिड होते हैं, रिजिड, एक ही जगह पर फिक्स होते हैं। जैसे आप अपनी रोज की तीनों क्लासेस की अपनी जगह पे फिक्स हो ना, जहां बैठ के क्लास लेते हो वहीं पे रहते हो ना, हाँ, है ना। वो अलग बात है, वो अलग बात है। आपका मन जो है वो चंचल होता है, लिक्विड की तरह होता है, वो कहीं का कहीं पहुंच जाता है ना। जगह फिक्स रहती है, जगह फिक्स रहती है। नहीं सर, मेरी तो जगह भी फिक्स नहीं रहती, मैं तो उधर घूमते घूमते क्लास लेता हूं। भैया वो इस कारण है कि तुम्हारे मम्मी पापा घर पे नहीं है। अगर अभी मम्मी पापा घर पे होते और आज यकीन 2 पॉइंट होगी पहली क्लास है और बोल देते बेटा वहीं पे बैठा रही हो तीनों की तीनों क्लास के लिए ना, तो तुम भी फिक्स रहते। बिल्कुल बिल्कुल। यहां पर पार्टिकल्स कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। हाँ, एक जगह से दूसरी जगह पर पार्टिकल जा सकते हैं, है ना।
होता नहीं है कभी कभी जिंदगी में, हम बोलते नहीं अबे है यार मैंने रायता फैला दिया। हाँ, वो रायता फैलने का मतलब यही है कि पार्टिकल जो है वो एक जगह से दूसरी जगह क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। पार्टिकल एक जगह से क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। जैसे पानी है, पानी को आप सरफेस पे गिरा दो, नीचे गिरा दो, तो उसमें से पानी बहता ही जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ठीक है। यहां पर इनकी वॉल्यूम फिक्स्ड होती है बट नॉट फिक्स शेप, नो फिक्स्ड शेप, शेप फिक्स्ड नहीं है इनकी, ठीक है। लिक्विड को जिस भी बॉटल के अंदर डालोगे उस वैसी ही शेप हो जाएगी। अगर किसी सॉलिड अपना सिलेंडर के अंदर डालोगे तो लिक्विड की शेप सिलेंडर जैसी हो जाएगी, किसी क्यूबॉइड के अंदर डालोगे क्यूबॉइड जैसी हो जाएगी, अगर आप इसको किसी क्यूब के अंदर डालोगे क्यूब जैसी शेप हो जाएगी, ठीक है। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं गैस के बारे में। जैसे सॉलिड में पार्टिकल्स क्या होते हैं, बिल्कुल रिजिड होते हैं, एक ही जगह पर फिक्स्ड होते हैं, ठीक है। लिक्विड में पार्टिकल थोड़ा थोड़ा मूव कर सकते हैं। अब व्हेन इट कम्स टू गैस, सर गैस में पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह बहुत जल्दी जल्दी मूव करते हैं, बहुत जल्दी जल्दी मूव करते हैं। जैसे आप सांस लेते हैं, एक्सहेल करते हैं गैस को, तो गैस जो इस पॉइंट से लेके किसी दूसरे पॉइंट तक बहुत जल्दी जल्दी मूव करती है, ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी मूव करती है, ठीक है। particles move from one place to another quite freely, quite freely। पंछी बनूं उड़ता फिरूं मस्त गगन में, ये गैस के लिए ही बना हुआ है ना। ये यहां पर गैस के पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह बहुत जल्दी जल्दी मूव करते हैं, ठीक है। इनकी नाइदर फिक्स्ड शेप होती है, जिस कंटेनर में डालो उसी की शेप ले लेते हैं। किसी क्यूब में डाला क्यूब की शेप हो जाएगी, क्यूबॉइड में डाला क्यूबॉइड की हो जाएगी, सिलेंडर में डाला सिलेंडर की हो जाएगी, ठीक है। नॉर फिक्स्ड वॉल्यूम, सिर्फ वॉल्यूम क्यों नहीं फिक्स होती? कंटेनर की जितनी वॉल्यूम खाली है, क्या बोला, कंटेनर की जितनी वॉल्यूम खाली है वो सारी वॉल्यूम होती है गैस की, वो सारी वॉल्यूम होती है गैस की। जैसे आपने किसी कंटेनर में डाला, सारा खाली था ये, इसमें थोड़ी सी गैस डाली, तो इस गैस की वॉल्यूम पता कितनी हो जाएगी, 5 लीटर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 5 लीटर। अगर इसकी वॉल्यूम 5 लीटर थी तो गैस की वॉल्यूम भी 5 लीटर हो जाएगी। आपने यहां पर लगाया पिस्टन और नीचे कर दिया छेद, इस छेद से एक बड़े कंटेनर में डाल दिया सारी गैस को, इधर से पिस्टन को नीचे किया, सारी गैस को यहां ले आए। इस बड़े कंटेनर की वॉल्यूम अभी है 10 लीटर, तो पूरी गैस की वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, 10 लीटर हो जाएगी, ठीक है, 10 लीटर हो जाएगी उसमें क्या, ठीक है। एक कह रहा है ये लाइव है क्या सर? बेटा मेरे ख्याल से तो लाइव ही है ये, बाकी आपका पता नहीं। मुझे तो लग रहा है तुम लाइव क्लास को भी रिकॉर्डेड देख रहे हो, है ना। किसी और डायमेंशन से आए हो आप, किसी और डायमेंशन से, है ना, होता ना पैरेलल वर्ल्ड। ये आपने ही सिखाया मेरे को, ये आपने ही सिखाया कि लाइव क्लास को भी रिकॉर्डेड देख सकते हैं, लाइव चलते हुए, ठीक है। आइए करते हैं एक दो क्वेश्चन, बट एक दो चीजें जो आपको मैंने वैसे पहले बता दी थी, बट एक बार फिर बता देता हूं। किसी भी सॉलिड को आप अगर गर्म करते जाएंगे तो बन जाएगा लिक्विड, और किसी लिक्विड को गर्म करते जाएंगे तो बन जाएगा गैस, ठीक है। सर एग्जांपल दे दीजिए, जैसे H2O आइस होता है, आइस, अगर इसको गर्म करता जाऊंगा तो बन जाएगा पानी, पानी रे, खारे पानी रे, है ना। ये वाटर लिक्विड है, ये भी वाटर ही है, बट इसको आइस बोल देते हैं। और अगर पानी को भी गर्म करते जाओगे तो बन जाएगा पानी का वेपर, वेपर, वाटर वेपर। सर हमने ये तो पक्का देख रखा है सर, आइस है ना, रेफ्रिजरेटर से निकालोगे अभी आइस क्यूब्स देख लोगे आप, ठीक है। और सर पानी भी दे रखा है सर, इसको पीते हैं। सर इसको कभी नहीं देख रखा हमने। अरे कैसी बात कर रहे हो यार, ये भी तो देख रखा है तुमने, ऐसी बात मत करो। कोई ग्लास लो, ग्लास किसका, स्टील का या किसी का, अरे किसी का भी ग्लास ले ले यार, ठीक है। फ्रिज में से
पानी निकालो ठंडा और इधर डालो, इधर इधर, तो वो तो ये हुआ ना सर, H2O लिक्विड। आप तो इसका एग्जांपल देने वाले थे। एयर के अंदर, किसके अंदर? एयर के अंदर, एयर 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 के अंदर जो वाटर के वेपर्स होते हैं, बहुत गर्म होते हैं, ये यहां पे कंडेंस हो जाते हैं, यहां पे कंडेंस हो जाते हैं। देखा नहीं है? ग्लास के बाहर, ग्लास के बाहर ये छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स आ जाती हैं। वो कहां से आती हैं? वो वाटर के ही ड्रॉपलेट्स होते हैं, ठीक है, वाटर के ही एयर वेपर्स होते हैं, जो यहां पर क्या हो जाते हैं? कंडेंस हो जाते हैं, ठीक है। चलिए 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 चलिए, ठीक है। आइए कुछ छोटे छोटे से क्वेश्चन करते हैं, छोटे छोटे से क्वेश्चन। जल्दी से बताइए, आपके सामने 3 लेवल दे रखे हैं। ठीक हुआ है कि ऐसे ही करना है? चेक करना करना है यार, इतना थोड़ा होगा, ठीक है। ये 3 फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर दे रखी हैं। ये है 1, ये है 2, ये है 3। बताइए कौन सॉलिड है, कौन लिक्विड है, कौन गैस है? सॉलिड में पार्टिकल बिल्कुल पास पास होते हैं, लिक्विड में थोड़े थोड़े दूर होते हैं, गैस में बहुत दूर होते हैं, है ना। रायता फैलता है, गैस भागती है। होता नहीं है? कभी कभी किसी रूम में बैठे होते हैं आप अपने दोस्तों के साथ, एक आध दोस्त होता है जो गैस की हेल्प से, है ना, सबका मूड खराब कर देता है। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो बताइए जी कौन है जी? सर यहां पर देखिए पार्टिकल बिल्कुल पास पास हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सर ये है सॉलिड, और सर ये है वो रायता जो फैल गया था इस साल नीट में। अगले साल नहीं फैलना चाहिए भाई साहब, ठीक है। और ये है गैस, है ना, जिसमें पार्टिकल बहुत दूर दूर है। यहां सबसे पास है या थोड़े दूर दूर है? यहां पर बहुत पास पास है। तो 1 वाला गैस है, 2 वाला लिक्विड है, 3 वाला सॉलिड है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए चलिए चलिए, सबको समझ आ रहा है, बहुत बढ़िया बात है भैया जी। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। 2 स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं, क्या दोनों की दोनों ट्रू हैं? दोनों फॉल्स हैं। 1 ट्रू है, 2 फॉल्स है, 2 ट्रू है, 1 फॉल्स है। बताइए बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। जब हीट करते हैं तो सॉलिड चेंज होता है लिक्विड में, और लिक्विड को हीट करने पर गैस में जाता है। एब्सोल्युटली राइट सर। सॉलिड को हीट करते हैं तो पहले वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, और लिक्विड को अगर हम हीट करते हैं तो वो गैस में कन्वर्ट होता है। स्टेटमेंट 1 इज द करेक्ट आंसर। देयर आर नो इश्यूज रिगार्डिंग इट, ठीक है। सेकेंड है, अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल इज डिफरेंट इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। एब्सोल्युटली राइट। सॉलिड के अंदर अरेंजमेंट अलग होता है, लिक्विड के अंदर अलग होता है, गैस के अंदर अलग होता है। दैट इज ऑब्वियसली बात है, ठीक है। यहां पर पार्टिकल्स बहुत पास पास होते हैं, यहां पर पार्टिकल थोड़े दूर दूर होते हैं, यहां पर पार्टिकल सबसे दूर होते हैं। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो क्या है? बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। एब्सोल्युटली राइट सर। दोनों की दोनों स्टेटमेंट जो हैं वो करेक्ट है। दोनों की दोनों स्टेटमेंट जो हैं वो क्या है? करेक्ट है। एब्सोल्युटली राइट। वेल डन, वेल डन, वेल डन। आइए, मैटर का सबसे पहले हमने किया फिजिकल क्लासिफिकेशन। सॉलिड, लिक्विड, गैस होता तो वैसे 5 तरह का है, बोस, आइंस्टाइन, कंडेंसेट और प्लाज्मा भी होता है, बट हमारे एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, तो इस कारण जो है मैं उसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूं, हमारे सिलेबस में मेंशन नहीं है। बट मैटर का केमिकल क्लासिफिकेशन भी देखिए। ये हमारा आज की क्लास का पहला MIT है। आज की क्लास का हमारा पहला MIT है। सर MIT क्या होता है? दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। जहां से पेपर में क्वेश्चन आने के चांसेस सबसे ज्यादा रहते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? MIT। सबसे पहले हमने मैटर पढ़ा, जिसका मास होता है और वो स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। मैटर आगे केमिकली 2 प्रकार का होता है, एक होता है प्योर, एक होता है मिक्सचर।
हम आज पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहले प्योर के बारे में पढ़ेंगे, फिर कल जब बारी आएगी तब मिक्सचर्स के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए आइए शुरू करेंगे। सबसे पहले हम प्योर सब्सटेंसेस के बारे में, ठीक है। आइए ध्यान से सुनिए और समझिए। इसमें थोड़ा ब्लर आ रहा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, नोट्स आ जाएंगे वहां से कर लीजिएगा, कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। इसमें जो एक चीज दे रखी है वो मैं समझाने यहीं पे जा रहा हूं, ऐसा कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि नोट्स में कुछ और होगा, यहां पे कुछ और होगा, आप यहां से भी लिख सकते हैं। आइए प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं। व्हेन ऑल द particles of a substance are same, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। प्योर सब्सटेंस वो होंगे जिनके सारे पार्टिकल एक ही जैसे होंगे। सर जैसे बात भाई, मान लो आयरन जिसका सिंबल होता है Fe, अगर आयरन का कोई टुकड़ा है तो उसके अंदर सारे पार्टिकल्स Fe के ही होंगे, ऐसा नहीं है कि आयरन के टुकड़े के अंदर थोड़ा Fe है, थोड़ा सोडियम है, ठीक है। ये कोई भेलपूरी थोड़ा बना रहे हैं हम लोग, ठीक है, भेलपूरी थोड़ा, ठीक है। अगर आयरन का टुकड़ा है तो उसके अंदर सारे पार्टिकल आयरन के ही होंगे। मान लीजिए गोल्ड का टुकड़ा, सोना, कितना सोना है, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो अगर कहीं सोने का टुकड़ा है, सर सोने का बिस्किट, बिल्कुल हाँ, और जो सोने का टुकड़ा है उसके अंदर सारे पार्टिकल्स जो होंगे वो सोने के ही होंगे, ठीक है सर, ठीक है। और कोई तुम्हारे बारे में भी बात कर लेते हैं, है ना, कार्बन के बारे में है। सर क्या बोलोगे, कोयला बोलोगे? अबे नहीं यार, डायमंड हो तुम, डायमंड, हीरा। ओहो खुश हो गए, देखो कैसे खुश हो रहे हैं ना, कैसे मुस्कुरा रहा है, देखिए जरा, देखिए कैसे मुस्कुरा रहा है। कहीं जाने तो ऑब्वियसली डायमंड भी अलग अलग कलर के होते हैं, तो तुम भी अलग अलग कलर के हो, बट हाँ हो तुम डायमंड ही, है ना। मुझे पता था जब मैं बोलूंगा कार्बन के बारे में तो तुम्हारे बारे में कंपेयर करूंगा तो बोलोगे कोयला, नहीं डायमंड हो गए तुम, पता नहीं तुम्हारे बारे में। तो अगर मान लीजिए कोई हीरे का टुकड़ा है, कोई छोटा सा हीरा भी है, तो उसके अंदर सारे पार्टिकल्स जो होंगे वो किसके होंगे? कार्बन के ही होंगे, ठीक है, कार्बन के ही होंगे। हाँ, फॉर्म उसकी कौन सी होगी? दैट इज डायमंड होगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप, है ना। खुश हो रहे थे, खुश हो रहे, अच्छा लग रहा है ना, अच्छा लग रहा है, हाँ बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। और कोई सर, हमेशा आप एक कोई एलिमेंट ले रहे हो, कोई और एग्जांपल ले लो। कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है, जो गैस आप एक्सहेल करते हैं अपने माउथ से वो कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो उसके अंदर सारे पार्टिकल किसके होंगे? कार्बन डाइऑक्साइड के होंगे, है ना। फूक मार दी मैंने तुम सबके ऊपर, काला जादू सा कर दिया। तो वो सारे के सारे कौन से पार्टिकल तुम्हारे को मारे हैं मैंने? दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड के, ठीक है। घर पे आपके पास प्रेजेंट होगा ग्लूकोस, है ना,
नाम नहीं सुना, ग्लूकोन डी वाला पानी, हाँ वो मेनली क्या होता है, दैट इज ग्लूकोज ही होता है। तो उसके अंदर सारे पार्टिकल्स किसके होंगे, ग्लूकोज के ही होंगे। तो मेरे ख्याल से ये तो डेफिनेशन तो इसकी प्योर सब्सटेंस की समझ आ गई है, ठीक है, कि जिसके सारे पार्टिकल क्या होते हैं, सेम। आयरन है तो आयरन के सारे पार्टिकल सेम, गोल्ड है गोल्ड के सारे पार्टिकल सेम, डायमंड है डायमंड के सारे पार्टिकल सेम, कार्बन डाइऑक्साइड सारे पार्टिकल सेम, ग्लूकोज है तो उसके सारे पार्टिकल सेम। प्योर सब्सटेंस आगे दो टाइप के होते हैं, दो, एक है एलिमेंट और एक है कंपाउंड। एलिमेंट और कंपाउंड, एलिमेंट और कंपाउंड। सबसे पहले बात करना शुरू करेंगे एलिमेंट के बारे में। सर एलिमेंट क्या होता है, यह नाम सुना भैया, कभी देखा है क्या, ये देखा है कुछ? सर ये वही जो बार ग्राफ जैसा लगता है, अबे बार ग्राफ नहीं, इसे पीरियोडिक टेबल कहते हैं भाई, पीरियोडिक टेबल कहते हैं। ये जो पीरियोडिक टेबल नजर आ रहा है, इसमें ये जो हर एक जो लिखा हुआ है ना, हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, कोई भी जो लिखा, ये सारे एलिमेंट्स ही हैं। ये क्या है, सारे एलिमेंट्स ही हैं। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, दैट इज 118। कितने, 118, ठीक है। एलिमेंट्स जो बने होते हैं वो हमेशा एक ही प्रकार के एटम से बने होते हैं। एलिमेंट जो बना होगा वो हमेशा एक ही प्रकार के एटम से बना होगा। सर समझाइए, जैसे ये है कार्बन, इसके अंदर सारे एटम किसके होंगे, कार्बन के ही होंगे। सेलेनियम, इसके अंदर सारे एटम किसके होंगे, सेलेनियम के ही होंगे। क्लोरीन, इसके अंदर सारे एटम किसके होंगे, क्लोरीन के ही होंगे। तो मेरे ख्याल से समझ आ गया है कि एलिमेंट टोटल नंबर में कितने होते हैं, 118। इसके अंदर सारे एटम सेम होते हैं। लिथियम के अंदर सारे एटम लिथियम के, सोडियम के अंदर सारे एटम सोडियम के, पोटेशियम के अंदर सारे एटम पोटेशियम के, स्ट्रोंशियम के अंदर सारे एटम स्ट्रोंशियम के, ठीक है। तो ये आज की डेट से ये बार ग्राफ नहीं है, ये क्या है, पीरियोडिक टेबल। हाँ पता होना चाहिए भैया। हैज वन टाइप ऑफ एटम, फॉर एग्जांपल कार्बन, डायमंड, अरे क्या बात है ना, लेवल सबके निकलेंगे, निकलेगा वही जो एंड तक टिका रहेगा, है ना। बस फर्स्ट क्लास में लाइव वॉचिंग देखो और अभी लाइव वॉचिंग देखो भैया, कुछ बच्चे जो है ये रेस से निकल गए हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि 4 दिन बाद जो बैच लेगा उसका सिलेक्शन नहीं हो सकता, बट जिसमें कंसिस्टेंसी नाम की चीज नहीं है उसका सिलेक्शन नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। अभी जब आपका सिलेबस हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, आप देखेंगे बहुत सारे टॉपर्स जो हैं वो इंटरव्यू देंगे और ऑब्वियसली वो वाला टॉपर हमेशा ज़्यादा पॉपुलर हो जाता है जो कहता है मैं तो बस लास्ट के 2 महीने पढ़ा था सर और मेरा सिलेक्शन हो गया था, ठीक है। हमेशा वो टॉपर जो है वो पूरा साल रगड़ते हैं अपने आप को, पूरा साल। बट हाँ, आपको अगर ऑप्शन दी जाए किसी ऐसे बच्चे का इंटरव्यू देखना है जो कि जिसने सिर्फ 2 महीने पढ़ा था और उसके बड़े अच्छे नंबर आ गए, और किसी ऐसे बच्चे का इंटरव्यू देखना है जिसने पूरा साल दिन रात मेहनत करी थी, यू विल वॉच द इंटरव्यू ऑफ दैट टॉपर जिसने जो कह गए ओहो बस इस चैप्टर में से ये वाली लाइन कर जाओ, इस चैप्टर में से ये वाली लाइन, इस चैप्टर में से ये वाली लाइन 2 महीने में हो जाती है, मेरा सिलेक्शन हो गया उससे। आप उसी को ज्यादा देखते हैं, बट रियलिटी ये है कि वो सच्चाई नहीं है। Everyone has to work hard, whether you, me or anyone else. तो डायमंड लेवल ऐसे ही नहीं निकलेगा भैया, लेवल निकालने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो जैसे मान लीजिए कार्बन है, तो कार्बन के अंदर ऑल एटम्स किसके होंगे, सर मान लो सोडियम है, सोडियम उसके अंदर सारे एटम्स किसके होंगे, सोडियम के ही होंगे। सर हीलियम है, हीलियम गैस, उसके अंदर सारे एटम्स किसके होंगे, हीलियम के ही होंगे, ठीक है जी। बिल्कुल 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 चलिए 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 चलिए, नेक्स्ट बात करेंगे बेटा हम कंपाउंड्स के बारे में। एलिमेंट टोटल नंबर कितने हैं, 118।
अब सर ये कंपाउंड क्या है? जब भी दो या दो से ज्यादा एलिमेंट आपस में मिक्स करेंगे, क्या बोला? दो या दो से ज्यादा एलिमेंट आपस में केमिकली कंबाइन करेंगे, तो एक नई चीज बन के आएगी जिसे क्या बोलेंगे हम? कंपाउंड। क्या बन के आएगी? कंपाउंड। पहले डेफिनेशन लिखता हूं, उसको समझाता हूं, फिर और बातें करते हैं, ठीक है? व्हेन टू और मोर देन टू एलिमेंट्स, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट कंबाइन करेंगे टुगेदर, केमिकली, तो क्या बनता है? कंपाउंड बनता है। जिसका एक क्लासिक एग्जांपल आपके सामने दे रखा है। सोडियम एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसको अगर पानी में डाल दिया जाए तो आग लग जाती है ना? आग लग जाती है। सोडियम को पानी में डाल के करना नहीं है, कुछ एक्सपेरिमेंट घर पे करने होते हैं भाई, कुछ एक्सपेरिमेंट घर पे नहीं करने होते हैं, ठीक है? हाँ। और क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन तो वेपन की तरह भी यूज हुआ था वर्ल्ड वॉर में, ठीक है? पता कैसे ये बनाया था उसी ने यार, जिसने वो फर्टिलाइजर्स पे बहुत ज्यादा काम किया हुआ है ना, हैबर नाम सुना था आपने? हैबर्स प्रोसेस फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया, ये उसी ने बनाया था। इसने पता क्या किया? बड़ी स्टोरी है, बड़ी स्टोरी है। इसने पता क्या किया कि क्लोरीन गैस को कंटेनर्स के अंदर बंद कर लो, ठीक? फिर वो होती थी ना तोप, होती थी तोप पुराने जमाने में वो तोप से अपने दुश्मन की तरफ फेंको, वहां जाके क्लोरीन गैस जब वो फूट जाएगी, ठीक है, क्लोरीन गैस से आंसू वगैरह निकलने लगते हैं, पंजेंट स्मेल होती है, बड़ी गंदी सी स्मेल होती है, तो दुश्मन को हराने के काम आएगी। हुआ क्या? हैबर ने ये बनाया, और जिस भी राजा के लिए यह काम करता था, ठीक है, हिटलर के लिए काम करता था, आई थिंक इफ आई रिमेंबर इट करेक्टली, हिटलर के लिए काम करता था। तो उसने बोला ये देखो ऐसा करेंगे ना भाई, तो ये देखो जितने भी हमारे दुश्मन हैं वो सारे के सारे जो है धराशायी हो जाएंगे, ठीक है? तो हिटलर को बड़ा अच्छा लगा। हिटलर कह रहा भाई तू ही है मेरा चमकता हुआ सितारा, इसको भेज दिया, जाओ जंग लड़ने के लिए जाओ, और ये जो तुमने नया हथियार बनाया है नया, बस इसी को लेके जाओ। करना क्या? ये बड़ी बड़ी तोपों से उधर फेंकना है, वहां जाके गिरेगा, लोगों की आंखों से आंसू आएंगे, सांस नहीं ले पाएंगे, गंदी स्मेल जाएगी, तो वो सारे वहीं पे धराशायी हो जाएंगे, ठीक है? भाई साहब ये लेके गए, हैबर भैया लेके गए, और बहुत बुरे तरीके से हारे, बताओ क्यों? ठीक है? नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। इन्होंने पता क्या किया? जिस दिन ये गए वॉर में, इन्होंने क्लोरीन के इतने बड़े बड़े वो गोले उधर फेंके, दूसरे अपने दुश्मन के ऊपर फेंके। उस दिन हवा उल्टी चल रही थी। समझ आया नहीं? उस दिन हवा क्या चल रही थी? उल्टी चल रही थी। तो जितना उधर फेंकते थे क्लोरीन का बम उधर फटता था, वो सीधा इधर आ जाता था, ठीक है? तो हैबर भैया बड़ी मुश्किल से जान बचाई बाद में हिटलर से, ठीक है? चलिए आइए टॉपिक पे वापस चलते हैं, ठीक है? कि सोडियम पानी में डालो तो भैया आग लगा देंगे। यस, अनु मलिक का छोटा भाई और क्लोरीन गैस दोनों मिलके क्या बनाते हैं? NaCl। घर में नमक जो होता है, नमक, हाँ, ठीक है या सब मजा आया स्टोरी सुन के? बड़ी शानदार स्टोरी है ये। किस्मत खराब थी उस दिन, बिल्कुल जैसी तुम्हारी नीट वाले दिन खराब थी, बड़ा इस साल ऐसा नहीं होगा। आइए ध्यान देते हैं इधर टॉपिक पर, ध्यान से सुनिए समझिए। ये कोई दूसरा एलिमेंट है, दोनों आपस में केमिकली कंबाइन कर रहे हैं और एक नई चीज बन रही है, ये है कंपाउंड। क्या है? कंपाउंड। नमक के भी जितने भी पार्टिकल होंगे सारे एक जैसे होंगे, सब NaCl। ये देखो इसका तो एग्जाम्पल भी है सर हमारे पास, ये देखो NaCl, तो सारे एक ही थैली के चट्टे बट्टे होंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ठीक है? अच्छा एक और बात बताओ, एक मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूं, बताओ ट्रू है कि फॉल्स है? कंपाउंड की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी, कंपाउंड की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो डिफरेंट होंगी
एज कंपेयर टू एलिमेंट्स, एज कंपेयर्ड टू एलिमेंट्स। बताइए ये बात सच है कि नहीं? सर बिल्कुल बात सच है। सोडियम को पानी में डालते थे, आग लग जाती थी। क्लोरीन एक गैस होती है जो कि वेपन की तरह यूज होती है, और बेचारा इन दोनों से मिलकर जो बना है नमक, सर वो तो मैगी में डालने के काम आता है। एब्सोल्युटली राइट, दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक और बात बताइए, एक और बात बताइए। कॉन्स्टिट्यूएंट, कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब जिससे बना हुआ है, ऑफ कंपाउंड, एज इट इज, वो लाइनें लिख रहा हूं मैं जो कि एनसीईआरटी में छपी पड़ी हैं यार, सारी की सारी ना, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूट ऑफ कंपाउंड कैनॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स, फिजिकल मेथड्स। कभी बाजार से कोई दाल वगैरह लेने गए हैं, दाल वगैरह? यस सर। सर वो मार्केट से दाल वगैरह लेके आते हैं, मम्मी घर आके उनको चुनती है। चुनने का मतलब क्या है? उसके अंदर कोई भी कंकड़, पत्थर, रोड़ा टाइप होता है, तो उसको फिजिकली उठा के ऐसे फेंक देते हैं, फेंक देते हैं, फेंक देते हैं। ये होता है फिजिकल मेथड। क्या NaCl से, NaCl से Na और Cl को अलग अलग किया जा सकता है? फिजिकल मेथड से नहीं किया जा सकता। कि घर पे पता चले नमक है ना, किसी का मन करे, ओहो ऐसा होता है क्या कि क्लोरीन से जो गैस होती है इसको किसी और पे फेंको तो उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं क्या? सर मेरा भी दिल किसी ने तोड़ा था, मैं भी घर में जो नमक है उससे क्लोरीन गैस को बाहर निकालूंगा, रुको रुको रुको, और ये रही वो क्लोरीन गैस, और ये मारूंगा उसके फैंक पे। सर मैं भी उसके आंसू देखना चाहता हूं। अगर तुम्हारा ऐसा मन कर रहा है तो भैया ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला। सर मैं रोया था उसकी याद में, मैं जानता हूं तुम्हारी शकल से ही नजर आ रहा है, बट ऐसा तुम फिजिकली नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं। इसके लिए केमिकल मेथड्स लगाने पड़ेंगे, ठीक है। चलिए 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 चलिए, तो आइए अब इनके ऊपर कुछ छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं, छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, ठीक है। ये दांत निकालते हुए मन में चाहे रो रहे हो, बट चैट बॉक्स में तो हंसना ही पड़ेगा ना। यस, कौन सी स्टेटमेंट जो नीचे दी गई है और वो इनकरेक्ट है, वो इनकरेक्ट है? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड हैज एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। बिल्कुल, कंपाउंड के अंदर एटम्स होते हैं अलग अलग एलिमेंट के। हाँ, इसके अंदर सोडियम और क्लोरीन के एटम्स हैं। इसके अंदर किसके? इसके अंदर किसके? कार्बन के, हाइड्रोजन के, ऑक्सीजन के। इसके अंदर किसके हैं? हाइड्रोजन के, सल्फर के। इसके अंदर सल्फर के, ऑक्सीजन के। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ये मेरा आंसर नहीं है क्योंकि मुझे इनकरेक्ट बतानी है। कंपाउंड कैनॉट बी सेपरेटेड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स बाय फिजिकल मेथड्स ऑफ सेपरेशन। ये अभी बताया सर आपने कि मुझे पता चले NaCl में Cl होता है, ये निकाल के उसके घर के बाहर फेंक के आऊं सर, वो भी आंसू रोए। अरे भैया ये फिजिकली करना पॉसिबल नहीं है, नहीं है, नहीं है, ठीक है। कंपाउंड रिटेन द फिजिकल प्रॉपर्टी। अरे नहीं सर, रिटेन होता है सेम रहना, सेम रहना। रिटेन का मतलब होता है सेम रहना। क्या कंपाउंड की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज वही होती हैं जो कि एलिमेंट की होती हैं? बिल्कुल गलत सर। सोडियम की क्या थी प्रॉपर्टी कि भाई पानी में डालने पर आग लग जाती थी। क्लोरीन की क्या थी? सर ये एक गैस होती है, वर्ल्ड वॉर में काम आई थी। और बेचारे दोनों से मिलकर जो बना है NaCl, इसकी क्या है? नमक है सर। बोलते नहीं छोड़ू नमक लेके आइए, थोड़ा कम है बस। तो प्रॉपर्टीज इसकी इन दोनों से बिल्कुल ही अलग है, बिल्कुल ही अलग है। नमक को तो पानी में डाला जाता है, तो इसने बोला सेम रहेंगी। नहीं सर, ये रॉन्ग है। रेशो ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन ए कंपाउंड इज फिक्स्ड। बिल्कुल, ग्लूकोज के अंदर, ग्लूकोज के अंदर हमेशा 6 एटम कार्बन के होंगे, 6 एटम कार्बन के होंगे,
12 हाइड्रोजन के होंगे और 6 ही ऑक्सीजन के होंगे। अब वो जो ग्लूकोन डी है, चाहे वो किसी भी कंपनी का हो, डाबर का हो, हमदर्द का हो, नेस्ले का हो, फलाने का हो, ढिमकाने का हो, जिसका मर्जी हो, ग्लूकोज जो होगा उसके अंदर हमेशा 6 एटम कार्बन के, 12 हाइड्रोजन के और 6 ही ऑक्सीजन के होंगे। रेशो ये फिक्स रहेगी, रेशो ये फिक्स रहेगी। ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी था इनकरेक्ट। वेल डन भाई, वेल डन। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन बताएंगे। जब 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट केमिकली कंबाइन करते हैं एक दूसरे के साथ, केमिकली कंबाइन करते हैं, तो बताइए क्या बनता है? एलिमेंट बनता है, मिक्सचर बनता है, फ्लूइड बनता है, कंपाउंड बनता है। सर ये तो कंपाउंड की डेफिनेशन ही यही थी कि जब भी एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ केमिकली कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा? कंपाउंड बनेगा, कंपाउंड। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहे हैं? पानी पानी रे, खारे पानी रे। बिल्कुल सही कह रहे सर, डेफिनेशन यही थी सर, कंपाउंड। डी है, डी है, डी है, डी है। बिल्कुल भाई, बेसिक से ही पढ़ा रहे हैं, पूरा साल बेसिक से ही पढ़ाएंगे, दैट इज फॉर श्योर। बट रिवाइज करके आना आपका काम है। रिवीजन नहीं करोगे तब मुश्किल होगी, अदरवाइज कोई मुश्किल नहीं होगी ना। 20 साल से एक ही काम करते आ रहे हैं। आप लोग को लगभग 15-16 साल हुए होंगे एबीसी लिखते हुए, एबीसी है ना। तो क्या आपको कोई मुश्किल आती है क्या एबीसी लिखने में? नहीं आती ना। इसी तरह से मैं भी पढ़ा रहा हूं पिछले 15-20 सालों से इन्हीं सब चीजों के लिए, है ना। 20 साल से भी ऊपर हो गए, तो हमें क्यों मुश्किल आएगी? बट कंडीशन मैंने आपको बता दी है, नो रिवीजन नो सिलेक्शन। टाइम पास करने नहीं आते हैं। एक छोटी सी छोटी लाइन भी बता रहे हैं तो उसके ऊपर भी कितने क्वेश्चंस हैं। देखिए जी, नंबर ऑफ एलिमेंट लिमिटेड है, अभी अभी आपने बताया था सर 118 होते हैं, 118। बट नंबर ऑफ कंपाउंड अनलिमिटेड है। बिल्कुल सर, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलके H2O भी बना सकता है, H2O2 भी बना सकता है, सल्फर ऑक्सीजन के साथ मिलके SO2 भी बना सकता है, SO3 भी बना सकता है, और भी पता नहीं यार क्या क्या क्या, कार्बन ऑक्सीजन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, डाइऑक्साइड, अरे बहुत सारे अनलिमिटेड बन सकते हैं। हाँ, एलिमेंट्स तो लिमिटेड ही है 118, उनसे मिलके कंपाउंड अनलिमिटेड बन सकते हैं, अनलिमिटेड, लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। 2 और मोर एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म ए कंपाउंड। 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट आपस में मिलकर कंपाउंड बनाते हैं। हाँ, क्या ये इसका रीजन है? बिल्कुल बिल्कुल सर, यही इसका, इसी रीजन के कारण तो इसमें कंपाउंड अनलिमिटेड है, कंपाउंड्स अनलिमिटेड है, इसी रीजन के कारण तो है। तो आंसर होगा ए, है ना। आंसर होगा ए। पहली क्लास है भाई, पहली क्लास। पहली क्लास में ही असर्शन रीजन भी है, स्टेटमेंट वाइज भी है, सिंगल चॉइस भी है, और यही पूरा साल चलेगा भी। कई बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है असर्शन रीजन में। इतनी प्रैक्टिस करा देंगे क्लास के अंदर ही कि किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम जो है वो रहेगी ही नहीं। ठीक है, आइए, प्रॉपर्टीज कंपाउंड की क्या सेम होती हैं उसके कॉन्स्टिट्यूएंट से जिनसे मिलकर बना है? एब्सोल्युटली रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग, ये तो गलत है सर। कितनी बार तो बात हो गई आज। कंपाउंड ऑलवेज मेड अप ऑफ सेम एलिमेंट्स इन ए फिक्स्ड बाय मास। हाँ बिल्कुल, पानी जो होगा, पानी के अंदर हमेशा 2 हाइड्रोजन होंगे, 1 ऑक्सीजन होगा। चाहे ये पानी जो है बिस्लेरी का है, घर के नल का है, आरओ से आया है, अमेरिका का है, इंडिया का है, रशिया का है, चाइना का है, कहीं का भी है, हमेशा उसके अंदर 2 H होंगे, 1 O होगा, 2 H होंगे, 1 O होगा, हमेशा। बिल्कुल, ये करेक्ट है। ये रॉन्ग है, ये करेक्ट है। ए इनकरेक्ट, आर करेक्ट, ए इनकरेक्ट, आर करेक्ट। डी है, डी है, डी है, डी है, डी है। बहुत बढ़िया। जैसा कि हमने बोला था, आपको रोज दिया जाएगा होमवर्क, है ना। ये मजाक में लिखा हुआ, मजाक में लिखा हुआ, इसको दिल पे नहीं लेना है। किड्स लव बायोलॉजी, मैन लव फिजिक्स, लेजेंड्स लव केमिस्ट्री, ये मजाक में लिखा हुआ, इसको दिल पे नहीं लेने का भाई, दिल पे नहीं लेने का ना। कई बच्चे वो नहीं, ऐसा नहीं होता, मेरा फेवरेट ये है। ये आपके होमवर्क के क्वेश्चंस हैं, इनका आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको आंसर मिलेगा। बट पहले आपको पूरी क्लास रिवाइज करनी पड़ेगी और फिर इन क्वेश्चंस को क्या करना है, अटेम्प्ट करना है। ठीक है, क्लास बहुत शानदार रही, आप लोगों ने बहुत ज्यादा कोऑपरेट किया। आई एम रियली रियली थैंकफुल टू यू। ठीक है,
आजकल वैसे होता क्या है कि बहुत ज़्यादा स्पैमिंग चलती है ना, यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पैमिंग चलती है, ए टीचर की, बी टीचर की, सी टीचर की, डी टीचर की, ठीक है। नए नए तरह के तरीके हो गए हैं टीचरों को डिस्टर्ब करने के लिए, मैं उनके बारे में ज़्यादा प्रकाश नहीं डाल सकता हूँ, बट हाँ ऐसा बहुत सारी चीज़ें आजकल चलती हैं। बट आई एम रियली थैंकफुल कि यू हैव बिन क्वाइट, मतलब यूट्यूब पे क्लास लेना बड़ा टफ टास्क होता है यार, सच बता रहे हैं बिल्कुल, ठीक है। बट आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पेशेंस रखा। थर्ड क्लास, क्योंकि आज ये आज की तीसरी क्लास थी, जो बच्चे होते हैं वो बहुत कम होते हैं, बट आप लोगों का मोमेंटम जो है वो बहुत शानदार था, मुझे देखकर ही बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। बस इसी मोमेंटम को कैरी फॉरवर्ड करना है। मैंने इस क्लास के शुरू में भी बोला था, अभी भी रिपीट कर रहा हूं, दिस इज डे 1, आज पहला दिन है, और एक दिन, वन डे ऐसा भी होगा जब आपका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा, ठीक है। रोज कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी ही करनी है, दुनिया इधर की उधर हो जाए, नॉट टुडे हमें फॉलो करना ही करना है। रोज क्लास लेनी है, रिवाइज करना है, डीपीपी सॉल्व करनी है, होमवर्क क्वेश्चंस करने हैं, और अगली क्लास में आना है, ठीक है। कभी भी आपको लाइफ में लगे, इस पूरी जर्नी में 1 साल लगे कि हाँ सर हम लो फील कर रहे हैं, आप मुझसे बात करिए, आई विल वेलकम यू विद ओपन आर्म्स, वी विल हैव ए हार्टली डिस्कशन। एंड ये हमारा काम है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो बिल्कुल ज़मीन पे लेट जाते हैं 2-3 महीनों बाद, उनको उठाना, बिठाना, चुप कराना, उनकी बात सुनना, उनको गले लगाना, उनका हाथ पकड़ना, चलना, भागना, और उनको लास्ट तक पहुंचा के आना किसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज तक, ठीक है। वो हमारा मकसद रहा है। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, ये एक पर्सनल बात बोल रहा हूँ, थोड़ा विवादास्पद है बट ये बात सच है। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है जिन बच्चों के नंबर थोड़े कम आए होते हैं ना, और वो साला अपनी लाइफ को ही चेंज कर लेते हैं पूरा 1 साल के अंदर, ठीक है। मुझे वो बच्चे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। वह जिस बच्चे के 200 आए हुए हैं वो अगले साल 650 लेके आएगा ना, वो मेरे लिए ज़्यादा प्रेशियस है एज कंपेयर टू समवन जिसके ऑलरेडी इस साल 600 आए हैं, वो ड्रॉप कर रहा है और अगले साल चाहे वो 720 से 720 लेके आ जाए, ठीक है। ये मेरा पर्सनल मानना है, क्योंकि उन सारे बच्चों के साथ बहुत मेहनत लगती है जो बिल्कुल जीरो पे होते हैं, बट वो एक बार ठान लेते हैं कि सर करना है तो करना है तो करना है। ऐसे बच्चों का जो एटीट्यूड होता है कि सर ये हमारा पहला ड्रॉप नहीं है, ये दूसरा ड्रॉप नहीं है, ये तीसरा ड्रॉप नहीं है, ये हमारा लास्ट ड्रॉप है। जब आप मान लेते हो ना कि ये मेरा लास्ट एंड फाइनल अटेम्प्ट होगा नीट के लिए, तब आप अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखते हो। किसी भी पर्सन का बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखा गया, मैं हमेशा मानता हूं कि एवरीवन हैज एन अनलिमिटेड पोटेंशियल। इट्स ऑल अबाउट हाउ मच यू कैन टैप इट, इट्स ऑल अबाउट हाउ मच यू कैन टैप इट। आप सबको, मुझे और दुनिया में हर एक पर्सन को अपने मरने से पहले ये सबको बात पता होनी चाहिए कि यार हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं। तो ये वही साल है जब आप इतना कुछ करेंगे, इतनी सारी चीजें सीखेंगे, बट कभी भी डिसहार्टन नहीं होंगे। डिसहार्टन होंगे यू कैन मतलब आप कभी भी हमसे बात कर सकते हैं। वी हैव लाइक ओपन एयर्स के साथ आप लोगों को सुनेंगे, आपकी प्रॉब्लम्स को सुनेंगे, उनका सॉल्यूशन देंगे, बट रुकेंगे नहीं, ठीक है। बैकलॉग नहीं होने देना है। बैकलॉग नहीं होने दोगे ना, और डीपीपी सॉल्व कर लिया, साथ में होमवर्क सॉल्यूशन कर लिया रिवीजन के साथ, मोर देन 70 to 80% काम हो जाता है सिलेक्शन का, मोर देन 70 to 80%, ठीक है। थैंक यू सो मच। आप सब लोगों के कमेंट्स ही हैं जो हम लोगों को हमेशा पावर करते रहते हैं कि हमें और अच्छा और अच्छा और अच्छा करना है, ठीक है। तो आप ज़रूर बताइएगा, ठीक है, कि आपके लिए फर्स्ट डे कैसा रहा, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, है ना। ये सारे कमेंट्स ना हमारे दिमाग में बिल्कुल मतलब बहुत मोटिवेटिंग होते हैं। तो सर क्या कोई ऐसा अजीब सा कमेंट आता है तो डीमोटिवेटिंग भी हो जाता है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ऑलवेज फिल्टर गुड थिंग्स अराउंड यू। जो अच्छा दिखे उसको गेन करो, ठीक है, और जो अच्छा ना दिखे उसको थोड़ा ब्लैकआउट करो भाई, उसको थोड़ा ब्लैकआउट करो, है ना। 20 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते, अभी कोई 17 साल का बच्चा आगे कहेगा जिसने जुम्मा 17 दिन भी अभी नीट की तैयारी नहीं करी होगी, 1 आध साल करी भी होगी, तो ठीक है, वो अगर आके कह देता है कि सर ये चीज ऐसे नहीं ऐसे करनी है, तो हम उसको बस गले लगाते हैं, उसको कहते हैं गेट वेल सून, ठीक है, एंड अपना पढ़ाते हैं यार, ठीक है। डेफिनेटली डेफिनेटली, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलिए चलिए चलिए, हाँ कल से आपको डीपीपी मिलेगा। आज क्योंकि इंट्रोडक्शन क्लास थी तो इसी कारण आज डीपीपी नहीं है, बट आज होमवर्क है, सॉल्व करके रखिएगा। यहीं से हम लोग कल कैरी फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है। प्रॉमिस करिए कि कल आप जरूर दिखेंगे, जरूर मतलब जरूर, एट एनी कॉस्ट। बैकलॉग नहीं होने देना,
जो मर्जी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, ठीक है, अपने पिताश्री माताश्री को भी ये वीडियो दिखाइए, उन्हें बोलिए कि मैं बैकलॉग नहीं होने दूंगा। जब आप उनको ये बात बोल देंगे ना, ठीक है, तो वो अपने आप ही रोज आपको पुश मारेंगे। हमारे पास सैकड़ों ऐसे एग्जाम्पल्स हैं लास्ट ईयर के, जो बच्चे 200, 250, 300 के नंबर पे थे, रोज हमें अपना डेली टारगेट सेट करते थे, डेली टारगेट को फॉलो करते थे, एंड आज वो इस साल सिलेक्शन ले चुके होंगे। जब भी रिजल्ट आएगा आपको उनमें से मिलवाएंगे भी बहुत सारे बच्चों के साथ, ठीक है। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर गिविंग अस योर